देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है तुम लोगों के लिए, लगभग यहाँ से मतलब 15 to 16 मार्क्स आ जाता है। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक आध बार क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन हम लिखवा देंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आया हुआ है वो करवाते हैं, उसके बाद जो है ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग क्रिश। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, जैसे कि मैंने बोला हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, तो ये देखो यहाँ एप्लीकेशंस मिल जाएगा हमें। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो सीखे हो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करोगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहला एप्लीकेशन जो है यहाँ पर हम लोगों को जो दिया हुआ है दैट इज लीज। ठीक है, लीज पे अच्छा हम पहले लिखवा देते हैं क्या क्या एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक बहुत सारा है लेकिन सारी चीजों पे हमें जस्ट थोड़ा थोड़ा पॉइंट पता करना है, एक एक क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा है भी नहीं, एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ टीवीएम। एप्लीकेशन ऑफ टीवीएम, टीवीएम का मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इसको टीवीएम बोल सकते हैं। अच्छा अब देखो क्या क्या एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे लीज, लीज बताते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बॉन्ड वैल्यूएशन। ये सब तुम लोगों को जो है इंटर में जाके डिटेल्स में पढ़ना होता है एक एक टॉपिक को, यहाँ पर जस्ट हम लोग टच करेंगे बस, और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना है और कुछ नहीं। अच्छा ये एक जैसा, और इधर लिखते हैं बाकी परपिचुइटी, जिसपे परपिचुइटी पे ना एक क्वेश्चन था वो मैंने करवाया है, मतलब एक्सरसाइज में था वो हम लोगों ने किया हुआ है परपिचुइटी। फिर उसके बाद करना पड़ेगा ग्रोइंग परपिचुइटी। फिर CAGR बता देंगे क्या होता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न। और NPV, NPV का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये देखने में इतना सारा टॉपिक लग रहा है लेकिन जस्ट एक एक लाइन ही हमें समझना है, मतलब किया हुआ चीज ही, बस उसका एप्लीकेशन हमें देखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे लीज से। ठीक है, अब लीज क्या होता है थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखो लीज जस्ट लाइक रेंट की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे रेंट एग्रीमेंट होता है वैसे लीज का एग्रीमेंट भी होता है, हम लोग इसे लीजिंग बोल सकते हैं। अब लीज में और रेंट में फर्क क्या है, लीज जो है मैक्सिमम 99 ईयर्स का होता है इंडिया में। ठीक है, 30 ईयर्स से लेके 99, लेकिन रेंट का एग्रीमेंट ना 11 मंथ्स का ही होता है। रेंट का एग्रीमेंट 3 ईयर्स का भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन 99 नहीं होता है। इतना हम बोल सकते हैं कि रेंट का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है जबकि लीज का ड्यूरेशन लॉन्ग होता है। और लीज में क्या होता है, वही हम लोग किसी के प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, उसके बदले उसे जो है एक रेंट देते हैं, जैसे रेंट के एग्रीमेंट में भी होता है। लेकिन लीजिंग क्योंकि 99 ईयर्स का मैक्सिमम हो सकता है, तो उसमें ना लास्ट में क्या होता है 99 ईयर्स बाद एक ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, मतलब जिसने लीज लिया है उसको पहले ऑफर दिया जाता है क्या आप इस प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहते हो, तो वो कर सकता है। लेकिन रेंट में ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कहीं रेंट पे रह रहे हैं और हमारे साथ मान लो 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है, तो एग्रीमेंट खत्म होने पे रेंट के लिए लैंडलॉर्ड हमें कोई ऐसा ऑफर नहीं देगा कि आप इसको परचेज कर लो। ठीक है, बाकी सर्कमस्टेंसेस हो सकता है कि ऑफर किया कि मुझे ये प्रॉपर्टी बेचना है, आप रेंट पे हो, लेना है तो ले लो, वो बात अलग है। लेकिन लीज में एग्रीमेंट में ही वो होता है कि 99 ईयर्स बाद ऑफर किया जाएगा, क्योंकि कोई एक पर्सन किसी एक चीज को 99 ईयर्स यूज करने के बाद उसका उसमें ओनरशिप आ जाता है, तो अगर जो ओनर है वो सेल करना चाहता है तो पहला ऑफर उसको करना पड़ेगा, जो लीज पे लिया है उसको। ठीक है, ये लीज का कंसेप्ट होता है। और लीज पे क्या होता है, देखो लीज पे जो है अगर लीजिंग पीरियड पे प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का कोई भी मेंटेनेंस का जरूरत होता है तो वो जिसने लीज पे लिया है वही करता है। लेकिन रेंट एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग किसी के घर पे रेंट पे रहते हैं तो मेजर अगर कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे मान लो कुछ भी टूट फूट गया, रिपेयर का मेजर होता है, तो नॉर्मली लैंडलॉर्ड ही करवाता है।
छोटा मोटा माइनर होता है तो हो सकता है कि वो जो रेंट पे रह रहे उनको करवाना पड़े, वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। नॉर्मली मैक्सिमम पोर्शन ओनर का ही जाता है, क्योंकि देखो वो ओनरशिप तो नहीं दे रहा है, वो रहने के लिए पैसा ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए रेंट पे क्या होता है, जो मेंटेनेंस वगैरह जितना भी खर्चा होता है, अगर बहुत ज्यादा खर्चा का बात हो रहा है, छोटा मोटा खर्चे का बात नहीं है, तो फिर वो किसे करना पड़ेगा, वो जो है लैंड, ठीक है। तो जो भी हो, लीज का यही होता है, लीज और रेंट में यही फर्क होता है। और यहाँ पर हम लोग लीज का क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग कोई घर का बात नहीं करें कि किसी को जो है कोई प्रॉपर्टी लीज पे दे दिया। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लो किसी के पास बहुत पैसा है, वो बहुत सारा महंगा महंगा मशीन खरीद के रख लिया अपने पास और सोच रहा है मशीन को लीज पे लगा देंगे, मतलब भाड़ा में दे देंगे, ठीक है। लीज का मतलब एक तरह का रेंट ही हुआ, भाड़ा ही हुआ, लेकिन उसका कंडीशंस अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे एसेट, जैसे लीजिंग में क्या हो सकता है, एसेट ऑन रेंट, ठीक है, रेंट पे एसेट दे दिया, ये लीजिंग हो सकता है। तो लीज में दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, एक पार्टी का नाम होता है लेसर और दूसरे पार्टी का नाम होता है लेसी, ठीक है। दूसरे पार्टी का नाम होता है लेसी। लेसर का मतलब जो ओनर ऑफ द एसेट है, ठीक है, जो ओनर ऑफ द एसेट है, जिसका एसेट है वही लेसर है। लेसी कौन है, यूजर ऑफ द एसेट, यूजर ऑफ द एसेट, ठीक है। यूजर ऑफ एसेट, एसेट को जो यूज करेगा वो लेसी है, ठीक है। जैसे हम लोग रेंट पे रहते हैं तो लैंडलॉर्ड कौन हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया ओनर ऑफ द एसेट, और हम लोग यूज कर रहे तो हम लोग हो जाएंगे टेनेंट, ठीक है। टेनेंट बोला जाता है जो रेंट पे रहते हैं। तो वैसे ही लीजिंग कंसेप्ट में लेसर और लेसी बोला जाता है। लेसर का मतलब जो एसेट का ओनर है, और लेसी मतलब जो एसेट ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लीजिंग तो समझ में आया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें करना क्या है, देखो हमें लेसर और लेसी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को चेक करना है। लेसर और लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू को चेक करना है, कैसे, देखो यहाँ पर जो लेसर है उसके पास दो ऑप्शन रहेगा। मान लो एक लेसर ने क्या किया है, बहुत सारे एसेट को खरीद लिया है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि एसेट को मैंने खरीद लिया है, क्या इसको हम सेल कर दे या रेंट पे दे दे। जैसे मान लो कि मैंने एक फ्लैट ले लिया, खरीद लिया, ठीक है, अब हम सोच रहे हैं इस फ्लैट को हम रेंट पे दे कि इस फ्लैट को बेच दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। तो वही देखो यहाँ पर इसके पास क्या है, बहुत सारा मशीन्स है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी के पास बहुत सारा महंगा महंगा मशीन है। अब सोच रहा है कि मशीन्स को बेच दे, मतलब उसके लिए मशीन स्टॉक हो गया, अब सोच रहा है कि मशीन को बेच दे या फिर उसको रेंट पे दे, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके पास दो क्वेश्चन निकल के आएगा कि सेल ऑफ द एसेट कर दे जो परचेज किया है उसको, या फिर लीज आउट करे, मतलब रेंट पे दे दे, ठीक है, रेंट पे दे दे। अब उसको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ये दोनों ऑप्शन में से उनको कौन सा चूज करना चाहिए, विच इज मोर बेनिफिशियल, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा इनको, वही इनको ऑप्शन चूज करना चाहिए, बेचे कि रेंट पे दे, मतलब लीज पे दे, यहाँ पर लीज बोलना पड़ेगा। और लेसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेसी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हम एसेट को भाड़ा में लेके यूज करें, प्रोडक्शन करें, या फिर एसेट को हम खरीद ही ले, ठीक है। जैसे मान लो मुझे एक घर चाहिए, तो हम सोच रहे हैं कि रेंट पे रह जाए कि एक घर खरीद ही ले, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है कि लेसी क्या बोलेगा, लेसी बोलेगा कि मुझे खरीद लेना चाहिए ये एसेट, या फिर मुझे लीज पे एसेट को लेना चाहिए। तो यहाँ पर कोई इमोशंस का बात नहीं है कि खरीद ले मेरा चीज हो जाएगा, लीज पे लेंगे तो मेरा नहीं होगा, ऐसा बात नहीं। यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को यहाँ पर देखना है कि हमारे लिए मोर बेनिफिशियल क्या है, वही हम लोग एडॉप्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग नांसी। मॉर्निंग। ये देखो, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन ये लीज पे ही हम लोग करेंगे कि हमें ये फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में दे देगा कि हमें लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू फाइंड आउट करना है कि लेसी का पॉइंट ऑफ व्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि एसेट को बेच देना चाहिए या लीज पे देना चाहिए, और जो यूज करेगा उसके लिए दो ऑप्शन है, खरीद के यूज करे या फिर रेंट पे मतलब लीज पे यूज करे, ठीक है। अब इससे देखो, इससे जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 36, ठीक है, हर एक पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल 36 हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं, इसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे एप्लीकेशन क्या है।
देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में सेम ही चीज है जो अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं। देखो एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000 फॉर 5 years पीरियड। क्या बोल रहा है, देखो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो अपनी इस एसेट को लीज पे दे दे। लीज पे देने का मतलब भाड़े पे देना, ठीक है, लीज आउट कर दे एसेट को। ये एसेट को इनको खरीदने में 3,60,000 रुपीज लगा है और लीज देना चाहते हैं 5 years के लिए, ठीक है। मतलब जैसे कोई हम लोग किसी से रेंट लेते हैं तो रेंट का एग्रीमेंट कैसे होता है, 1 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट 3 साल का होता है, डोमेस्टिक जो होता है मतलब नॉर्मल पर्सनल यूज के लिए वो नॉर्मली 11 मंथ्स का होता है। ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है। तो बोले इनका ये मन है कि लीज में ये 5 साल तक देंगे एसेट को, ये सोच रहे हैं। फिर क्या हुआ, it has fixed a rental of 1,05,000 per annum payable annually starting from the end of the first year। और इन्होंने सोच भी लिया है कि अगर इनको लीज में एसेट देना है यानी रेंट पे एसेट अगर देना है तो 1,05,000 पर मंथ करके ये रेंट लेंगे, ठीक है, और पे कब करना है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब ये देखो यहाँ पर ये चीज हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर हम लोग लीज आउट कर रहे हैं, ये देखो अगर हम लोग लीज आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर y1 ये y0 हम समझाएंगे क्यों y0 लिखा है। पहले हम लोग 5 years को ड्रॉ कर लेते हैं, y2 y3 मतलब ईयर 3, y4 यानी कि ईयर 4 और y5 यानी कि ईयर 5, ठीक है। अच्छा अब ये देखो इसमें इन्होंने सोचा है 5 years के लिए जो है लीज पे देंगे और 5 years का रेंटल है 1,05,000 करके। मतलब हर साल के एंड में इनको कितना अर्न होगा, 1,05,000 1,05,000 1,05,000 1,05,000, ठीक है, हर ईयर के एंड में। ये इन्होंने डिसाइड किया। एसेट को खरीदने का जो कॉस्ट है वो है 3,60,000, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी, ठीक है। कंपनी अगर इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो उसे 14% पर एनम कंपाउंडेड जो है इंटरेस्ट मिलेगा। कौन से पैसे को, ये वाला, ठीक है, ये पैसे को जो इनको मिल रहा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चल रहा है 14%। मार्केट में 14% पर एनम का मतलब इतना समझो 14/100 यानी ये इंटरेस्ट मिल जाएगा और ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया। मतलब बेसिकली आफ्टर 1 year ये जो रेट चल रहा है उसका मतलब ये हो गया कि आफ्टर 1 year 100 रुपीज का चीज 114 से परचेज करना पड़ेगा। समझो परचेजिंग चेंज को बता रहे हैं, मतलब टाइम वैल्यू मनी बता रहे हैं कि 1 year बाद 100 का वैल्यूएशन 114 हो जाएगा, यही बता रहा है, ठीक है। अच्छा आप बोल रहे हैं इज दिस एग्रीमेंट फेवरेबल ऑफ द कंपनी, क्या कंपनी को ये एग्रीमेंट करना चाहिए, मतलब कंपनी को क्या लीज पे देना चाहिए एसेट या नहीं देना चाहिए, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग डिसीजन कैसे लेंगे, इसीलिए इसको एप्लीकेशन बोला जाता है, ठीक है। इसका डिसीजन कैसे लेंगे, डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि अगर हम लोग इस एसेट से अगर हम लोग देखो 1,05,000 करके ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसा क्वेश्चन में ही हमें बोला है कि ईयर एंड में मिलेगा। मतलब इस चीज को अगर हम लोग ऐसा करके ड्रॉ कर लेते हैं, देखो y1 y2 y3 y4 y5, मतलब हम लोग को 1,05,000 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। ये कौन सा है, ये y1 है, यहाँ पर ये y2 है, यहाँ पर फिर से मिलेगा 1,05,000, यहाँ पर फिर से मिलेगा 1,05,000, ठीक है, यहाँ पर फिर से मिलेगा 1,05,000 और यहाँ पर मिलेगा हम लोग को फिर से 1,05,000, ठीक है। और ये जो हम जीरो लिखे वो ड्रॉ किए, ये समझाते, देखो y0 मतलब ईयर के स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सारा पेमेंट हमें जो मिलने वाला है वो ईयर एंड में मिलने वाला है, फर्स्ट ईयर के एंड से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये रेंट में हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि लीज आउट एसेट, जो एसेट लीज पे देना चाहते हैं उसका कॉस्ट है 3,60,000, मतलब उन्होंने इस एसेट को परचेज किया है। तो एसेट कॉस्ट यहाँ पर लिखते हैं, एसेट का कॉस्ट है ₹3,60,000, ठीक है, ये एसेट का कॉस्ट है, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट, ठीक है, एसेट का कॉस्ट है 3,60,000। अब देखो अगर ये लीज रेंट, ये रेंट हमें जो मिल रहा है उससे अगर हमें अर्निंग ये कॉस्ट से ज्यादा होगा तभी हमें लीज पे देना चाहिए। बात समझो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने 3,60,000 से मशीन खरीदा हुआ है, ठीक है, अगर हम लोग
इसको रेंट पे देते हैं तो हम लोग इतना इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। तो अगर कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसका कंसेप्ट नहीं है वो क्या बोलेगा, 1,05,000 करके हमें 5 इयर्स मिलेगा। तो टोटल कितना मिल रहा है चेक करो, 1,05,000 करके अगर हमें 5 इयर्स मिलेगा तो 5,25,000 मिलेगा। अच्छा ही तो है कि अगर हम लोग 3,60,000 का एसेट खरीदते हैं तो 5 साल में हमारा अर्निंग 5,25,000 है, मतलब हमारा एसेट का कॉस्ट निकल के भी हमारे पास कुछ ना कुछ रह जा रहा है, ठीक है, 1,65,000। बट ये गलत कंसेप्ट है। क्यों गलत कंसेप्ट है? 1,05,000 का जो वैल्यू है वो तो उसका परचेसिंग पावर तो कम होता जाएगा, क्योंकि मुझे 1 ईयर बाद भी 1,05,000 मिल रहा है, 2 ईयर बाद भी 1 लाख, 3 ईयर बाद भी 1,05,000, 4 ईयर बाद भी 1,05,000, 5 ईयर बाद भी 1,05,000। तो इससे क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी तो हमें पता करना पड़ेगा। तो हम लोग कंपेयर कैसे करें, ये कंपेरेबल नहीं है, ये सारे वैल्यूज के साथ ये वैल्यू कंपेरेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करके देना चाहिए ये y0 जो है ये आज का वैल्यू है, ठीक है, आज का, आज एसेट खरीदा है। एक्चुअली ये y0 जो है ये 3,60,000 का मतलब वैल्यू बता रहा है, जो ईयर स्टार्टिंग हुआ यहाँ पर एसेट खरीदा, उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं अगर रेंट पे देंगे तो ऐसा मिलेगा, मतलब 3,60,000 आज का वैल्यू है, ठीक है। तो अगर कंपेयर करना है तो पूरे 5 इयर्स के रेंट का आज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब 1,05,000 का आज का वैल्यू, ठीक है। फिर ये 1,05,000 का भी आज का वैल्यू, आज का वैल्यू मतलब y0 में इसका वैल्यू कितना हो रहा है, जो 1,05,000 हम लोग को 3 इयर्स बाद मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू, जो 1,05,000 हमें 4 इयर्स बाद मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू, जो 1,05,000 हमें 5 इयर्स बाद मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू। अगर सारे रिसीवेबल फ्यूचर रिसीवेबल अमाउंट का हम लोग अगर आज का वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे 3,60,000 के साथ, बिकॉज 3,60,000 आज का वैल्यू है। तो हमें ये देखना है कि जो 1,05,000 5 इयर्स तक हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर में मिल रहा है उसका आज का वैल्यू क्या है। अगर हम लोग वो निकाल लेते हैं, यहाँ का वैल्यू निकाल ले ये पूरे अमाउंट का, ठीक है, फिर हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि लीज बेटर है कि एसेट का, मतलब लीज हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये एन्युइटी की तरह है, क्योंकि हम लोग अगर लीज पे देंगे तो एक फिक्स्ड अमाउंट हर बार रिसीव होगा कंपनी को, एक फिक्स्ड अमाउंट हर बार रिसीव होगा कंपनी को, 1,05,000 करके एक पीरियोडिकल वे में ईयर एंड में रिसीव होगा हर बार, ठीक है। और उसके साथ साथ ये 5 इयर्स का भी है, इसका टाइम लिमिट भी है। तो बेसिकली जो रिसीवेबल अमाउंट का जो पैटर्न है वो हमें एन्युइटी बताता है, मतलब हमें 1,05,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी निकालना है, ठीक है। और क्योंकि ईयर एंड है तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर हो गया, तो हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, जिसका अगर फॉर्मूला दिखाए, क्योंकि ये हम लोग बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं, इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ए का मतलब 1,05,000, रेट देखो बता दिया है, जो मार्केट में रेट चल रहा है 14% बताया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 14%, 14% से प्रेजेंट वैल्यू को हमें फाइंड आउट करके देना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14% होल टू दी पावर n, मतलब 5 इयर्स के लिए होगा, ये हो गया। अच्छा, अब क्योंकि मैंने तुम लोग को दूसरा जो कैलकुलेटर का ट्रिक भी समझाया उससे हम लोग कर लेंगे, ये देखो a इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी फैक्टर, इससे आसानी से निकल जाता है, ठीक है। तो a कितना है 1,05,000, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, कितने रेट पे है 14% पे, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 5 इयर्स के लिए, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो चेक करते हैं कैसे करके कैलकुलेट होगा। ये देखो 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, डिवाइड डिवाइड इक्वल, जो भी मेमोरी में है उसे हटा देना है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड डिवाइड इक्वल इक्वल, ठीक है, ये हो गया एक बार, 5 बार करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया ना मेमोरी रिकॉल 2.9, क्या पता 4 बार किए कि 5 बार, रुको 1 मिनट देख लेते हैं। 2.91 ऐसा आ रहा है मेरा वैल्यू, ठीक है, देख लेते हैं 2.91 सही हो रहा है कि नहीं, आंसर से मैच करने से पता चलेगा। नहीं, शायद मैंने एक कम कर दिया, चलो कोई बात नहीं। इक्वल मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, ये ज्यादा हो गया, शायद गलत हो गया, एक सेकंड हम ठीक कर लेते हैं इसको। 1.14 डिवाइड डिवाइड इक्वल इक्वल
एक बार, 2, 3, 4, 5। मेमोरी रिकॉल 3 पॉइंट। हाँ अब ठीक आ रहा है। 3 पॉइंट यहाँ पर लिख लेते ताकि कभी भी तुम लोग क्वेश्चन को देखो तो समझ जाओ। 1,05,000 इंटू 3.4330 ऐसा आ रहा है, इंटू कर लेते 1,05,000। ठीक है, तो ये आ जा रहा है हम लोग का वैल्यू 3,60,000। यहाँ पर आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 3,60,473.5 है। एक बार चेक करते हैं आंसर के साथ। ये रहा 3,60,473.40। हम लोग का 0.5 आ रहा है क्योंकि इन्होंने पूरा डिजिट नहीं लिया, जस्ट इतना डिजिट लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन रहेगा, कैसे ऑप्शन को देखना है वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो इसका मतलब ये हो गया। अब इसको भी सॉल्व करोगे ना तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा, चेक करके देख सकते हो। और दोबारा नहीं दिखा रहे क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन में 2-2 बार दिखा भी दिया है तुम लोगों को। फिर भी हम तो बोलेंगे कि तुम लोग बिना फॉर्मूले के कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं होगा। वैसे भी 2-3 फॉर्मूला तो यहाँ पर वैसे ही याद रखना पड़ता है। तो हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। ठीक है, हम लोगों ने कंपेरेबल सिचुएशन में लेके आ गए। ठीक है, पूरे डेटा को। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है 3,60,473। मतलब बेसिकली 1,05,000 करके 5 इयर्स मिलने का मतलब कितना हो रहा था? 1,05,000 करके 5 इयर्स का मतलब हो रहा था 5,25,000। मतलब क्या हो गया? 5,25,000 का आज का वैल्यू है ये। ठीक है, और देखो हम लोगों ने एसेट को खरीदा था 3,60,000 में, और हम लोग को इससे रिटर्न मिलेगा 3,60,473। Y0 पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या एसेट हमें लीज पे देना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है, बताओ क्या हमें एसेट लीज पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? 3,60,000 का एसेट खरीदा, इससे रिटर्न मिलेगा रेंट पे देने से इतना। तो क्या हमें एसेट को लीज पे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? अरे बोलो, तुम लोग एक एसेट 3,60,000 में खरीदोगे और उसे भाड़े पे लगा दोगे तो तुम लोग का 5 साल में ये रिटर्न आएगा। आज के वैल्यू के साथ कंपेयर करके देख लिया तो तुम लोग भाड़े पे दोगे कि नहीं दोगे? 3,60,000 में एसेट को खरीदा और रेंटल इनकम होगा 3,60,473। हाँ बताओ। यस मैम। हाँ देंगे ना। कितना बेनिफिट होगा देने से? अराउंड। ये दोनों का डिफरेंस ना, बताओ कितना यस मैम। बेनिफिट हो? 400, 473। 3,60,000 और 3,60,473 का डिफरेंस कितना है? उतना ही हम लोग जो है बेनिफिट मिलेगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विच इज ग्रेटर देन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड कंसिक्वेंटली लीजिंग इज फेवरेबल टू द लेसर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि लीज इज बेटर। हम जस्ट इतना लिख देते हैं, लीज इज बेटर, लीज पे देना बेटर है। ठीक है, ये देखो, बाकी तुम लोग यहाँ से पढ़ के देख सकते हो। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो हमें मिलेगा वो हो रहा है 3,60,473, विच इज ग्रेटर देन द इनिशियल कॉस्ट। जो कॉस्ट हम लोग इनकट करेंगे उससे ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग अगर एक एसेट को 3,60,000 में खरीद रहे हैं और 5 इयर्स उसे रेंट पे लगा रहे हैं, तो आज के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा रिटर्न कितना हो रहा है। 3,60,473 रिटर्न ज्यादा है तो ऑब्वियसली हम लोग दे सकते हैं ना रेंट पे, एंड कंसिक्वेंटली लीजिंग इज फेवरेबल टू द लेसर। ठीक है, तो इसका मतलब लेसर मतलब कौन? लेसर का मतलब जो लीज दे रहा है, तो उसको लीज देना चाहिए, उसको लीज जरूर देना चाहिए। उसने 3,60,000 का एसेट खरीदा, उसका रिटर्न मिलने वाला है कम से कम 473 तो मिलेगा, क्योंकि एसेट तो जितना पुराना होगा उसका डिप्रिशिएट होते जाएगा। तो अगर आज के हिसाब से इतना अमाउंट मिलेगा तो ऑब्वियसली उसे लीज देना चाहिए। ठीक है, लीज इज बेटर फॉर लेसर। ठीक है, अब तुम लोग को ना ये सब ऑप्शन दे सकता है, लीज इज बेटर, नॉट बेटर, तो उस हिसाब से तुम लोग को टिक करना पड़ेगा। उसके लिए ये एप्लीकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर ये समझ में आया, और एक क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग मुझे बताना। ठीक है, एग्जाम्पल 37, एग्जाम्पल 37 यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। A company is considering proposal of purchasing a machine either by making full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rate of 1250। बोल रहा है कि एक कंपनी है, वो सोच रहा है कि वो एक मशीन खरीदेगा या फिर उसको लीज पे लेगा। ठीक है, अगर मशीन खरीदेगा तो उसे आज ही 4,000 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं 2 ऑप्शन है, या तो खरीद ले
या तो लीज पे ले ले। अगर खरीद लेता है आज, मतलब Y0, इसको हमेशा Y0 से डिनोट करो, ठीक है। तो आज 4000 रुपीज का खर्चा करना पड़ेगा। और अगर लीज पे लेता है, सॉरी, ये देखो, अगर लीज पे लेता है तो एनुअल रेंट देना पड़ेगा 4 इयर्स के लिए 1250 करके। अब कब देना है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि एनुअल रेंट है, 1250 है, तो ये एनुइटी का बात हो गया, क्योंकि सेम अमाउंट पे करते जाना है, एक लिमिटेड टाइम है 4 इयर्स के लिए। तो कुछ नहीं बोला है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर तो Y0, Y1, Y2, Y3 और Y4, ठीक है, Y4। तो कितना करके रेंट देना पड़ेगा? 1250 करके। ऐसा क्वेश्चन में बताया कि 1250 करके रेंट देना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, देखो, ये सब तुम लोग को कंपनी में जब तुम लोग अगर जॉब करते हो, ठीक है, या फिर अपना भी बिजनेस करते हो, तो ये सारी चीजों का तुम लोग को नॉलेज होना चाहिए। अगर तुम लोग सोचोगे कि अच्छा 4000 खरीदने का लगेगा, 1250 करके रेंट देना पड़ेगा, तो 4 साल का रेंट होता है 5000, तो हम खरीद ही लेते हैं। टाइम वैल्यू मनी भी तो देखो। तुम लोग इस पीरियड के साथ इसका कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये आज का अमाउंट है और ये नेक्स्ट 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 करके 4 इयर्स का अमाउंट है। अगर कंपेयर करना ही है तो सारे कैश आउटफ्लो का आज का वैल्यू निकालो। अगर कंपेयर करना ही है तो ये सबका आज का वैल्यू निकालो कि आज के हिसाब से इसका कितना इन्वेस्टमेंट निकल के आता है, ठीक है। तो हमें ये इसके हिसाब से कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या बोला है, विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल। क्या करे ये, ठीक है, इनका क्या डिसीजन होना चाहिए। इफ द कंपनी कैन बोरो मनी 14% कंपाउंडेड एनुअली, अगर वो ये जो मतलब एसेट खरीदते हैं तो उनको पैसा जो है बोरो करना पड़ेगा। देखो, अगर ईएमआई हुआ तो बोरो नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये अगर मतलब इस तरीके से पेमेंट करते हैं, यानी एनुअल तरीके से पेमेंट करते हैं, तो उनको बोरो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो परचेज करते हैं तो उनको बोरो करना पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 14%। मतलब इतना पता चल रहा है कि टाइम वैल्यू मनी वही चल रहा है कि 100 का वैल्यू आफ्टर 1 ईयर 114 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि ये हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, ये हमें लग रहा है कि चलो अच्छा है, एक बार में 4000 खर्चा करने से तो अच्छा है। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि इसका आज का वैल्यू क्या है, कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब वही हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, ठीक है। हम और ये फॉर्मूला नहीं लिख रहे, तुम लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसमें यहाँ पर लिख देते। देखो, अगर लिखना चाहो तो ये ऐसे बनेगा, हम यहाँ पर लिख देते 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। क्या क्या डेटा होगा वो हम लिख देते हैं। 1250 जो है ये हम लोग का एन्युटी है। आई चल रहा है मार्केट में 14%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14%, और एन का मतलब 4 इयर्स, ठीक है। इसका आंसर जो होगा इसका भी वही होगा। हम ये ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो इसके बेसिस पे कर रहे हैं। ए हो गया 1250। 1250 का 4 इयर्स का जो आउटफ्लो है उसका हम लोग आज का वैल्यू निकालेंगे। तो मार्केट में जो टाइम वैल्यू मनी चल रहा है वो चल रहा है 14%, तो 4 इयर्स के लिए कितना होगा, तो कैलकुलेट करके देखते हैं, देखो कितना हो जाए। 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ मेमोरी से पहले मुझे सारी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। डिवाइड डिवाइड इक्वल इक्वल, ठीक है, प्लस 1 2 3 4, ठीक है। मेमोरी रिकॉल, अब ये डेटा लिख लेते हैं, 1250 इंटू 2.9137, ठीक है, इतना लिखा है मैंने, इंटू 1250 कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो आंसर आ रहा है हम लोगों का प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 3642.14, ठीक है। तो ये जितना भी हम लोगों का इनफ्लो, मतलब जितना भी कैश का आउटफ्लो होगा, उसका अगर आज के डेट पे हमें वैल्यूएशन करना है कि 4 इयर्स में जितने हमारा कैश आउटफ्लो होगा उसका आज का वैल्यूएशन है 3,64,000, सॉरी 3642.14, ठीक है, 3642.14। तो अगर लीज पे लेते हैं तो हम लोग का इतना खर्चा हो रहा है, टोटल टोटल पे आज की वैल्यू पे बता रहे हो। और अगर परचेस करते हैं तो इतना खर्चा हो रहा है। बोलो, परचेस कर ले ये कंपनी या लीज पे ले ले, बताओ क्या समझ में आया इससे। क्या करना चाहिए कंपनी को, ये खर्चा होगा या फिर ये खर्चा होगा? तो जो खर्चा कम होगा वही ना कंपनी को करना चाहिए। तो कंपनी लीज ले या ना ले, बताओ। बोलो, कंपनी लीज ले या ना ले।
अरे बोलो, आसान सा चीज ही तो पूछा है। जैसे मान लो तुम लोग को 4000 का एक मोबाइल खरीदना है, तुम लोग चले गए मोबाइल शॉप में, सोच रहे हो 4000 एक बार में खर्चा नहीं करे, क्या कुछ ऑप्शंस है? तो जो कंपनी है वो बोल रही है, जिनसे खरीद रहे हो वो बोल रहे ठीक है आप हर साल इतना 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 करके पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो है, फिर वो जो सेलर है उसको क्या देखना चाहिए? उसको टाइम वैल्यू मनी भी तो देखना चाहिए। तो अगर मार्केट में ये इन्फ्लेशन चल रहा है तो टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से ये सारे आउटफ्लो का आज का वैल्यूएशन इतना आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग आज परचेज करते हैं तो 4000 देंगे, इसके जगह ये ऑप्शन अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमारा जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो इतना निकल के आएगा, ठीक है। तो वैसा ही इसका मशीन खरीदने का बोला है, तो मुझे ये चीज बताओ कि इनको लीज पे मशीन्स लेना चाहिए या परचेज करना चाहिए? लीज पे लेंगे तो ये खर्चा होगा, परचेज करेंगे तो ये खर्चा होगा, बोलो। अरे कुछ तो बोलो, जो भी समझ में आ रहा है। गलत होगा तो हम बता देंगे, बोलो लीज पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैम लीज पे लेना चाहिए। हाँ, लीज पे लेना चाहिए, लीज पे लेने से ही आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई बोलेगा कि हम 1250 करके इंटू 4 कर लेंगे, 4 करके चेक करेंगे, तो ये तो मतलब ये तो फिर ये बात हो गया ना कि फिर इनको कोई नॉलेज नहीं है किस चीज का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ये 1250 आज का जो वैल्यूएशन है, आफ्टर 1 ईयर 1250, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर अगेन 1250, आफ्टर 1 ईयर अगेन 1250 का सेम वैल्यू नहीं होता है। आज तुम्हारे पास 10 रुपए, एक साल बाद 10 रुपए, फिर एक साल बाद 10 रुपए, 3 साल बाद 10 रुपए का एक वैल्यूएशन नहीं है। 10 रुपए में आज जो चॉकलेट मिलेगा, एक साल बाद वो 10 रुपए में नहीं मिलेगा, उससे भी आगे जाओगे तो और भी नहीं मिलेगा। तो वही चीज, तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि मेरा 5000 का खर्चा हो रहा है, इससे अच्छा है हम खरीद ही लेते हैं, ठीक है। तुम लोग अगर ऐसा सोचोगे 1250 करके दे रहे हैं, 4 साल में मेरा 5000 खर्चा हो जाएगा, इससे तो अच्छा है 4000 देके खरीद ले। अरे टाइम वैल्यू मनी भी तो देखो, तभी तो टाइम वैल्यू मनी सीखे हैं। तो ये देखो, ये एक्चुअली खर्चा इतना हो रहा है, तो इसके साथ कंपेयर करोगे तो किसी को भी लगेगा परचेज कर लेना चाहिए, नहीं। टाइम वैल्यू मनी भी देखो 1250 करके जा तो रहा है, लेकिन यहाँ पर 1250 का जो वैल्यूएशन है, यहाँ और भी लो होगा, यहाँ और भी लो होगा, यहाँ और भी लो होगा, और ओवरऑल सब करके इतना आ गया। तो फिर हमें लीज पे ही इनको सजेस्ट करना चाहिए कि आप लीज पे ही मशीन को ले लो, ठीक है। तो लीज इज बेटर। फिर देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। फिर दूसरा जो पॉइंट आ रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लीज के ऊपर जो क्वेश्चंस था ये शायद हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात करेंगे। देखो एक ही चीज है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए मशीन कैन बी परचेज फॉर 50,000। अगर एक मशीन को खरीदना पड़े तो उसे 50,000 देना पड़ेगा खरीदने के लिए। मशीन विल कंट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। आप कोई मशीन क्यों खरीदता है? उसको मतलब अपने फैक्ट्री में मशीन्स को इंस्टॉल करवाएगा, उससे प्रोडक्शन करवाएगा, फिर उसको सेल करेगा, सेल करके उससे अर्निंग होगा। तो कंट्रीब्यूट का मतलब है कि मशीन हमें क्या रिटर्न देगा, ठीक है। कंट्रीब्यूट का मतलब है मशीन हमें क्या रिटर्न देगा, तो मशीन हमें रिटर्न दे रहा है 12,000 पर ईयर करके, ठीक है। अच्छा, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अब मशीन का भी तो एक लिमिटेड लाइफ होगा, मशीन है इसका मतलब ये तो नहीं है कि अनलिमिटेड जो है मशीन से मिलेगा। तो मशीन कम से कम हमें जो है रिटर्न दे सकता है 12,000 करके 5 ईयर्स तक, ठीक है। एज्यूमिंग बोरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। अगर हम लोग परचेज करने जाए तो बोरिंग कॉस्ट है 10% पर एनम। बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या? इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट देना पड़ेगा 100 पे 10। अब ये इंटरेस्ट क्यों लगता है उसका तो हम लोगों ने डे 1 पे ही बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ा था ना, क्यों इंटरेस्ट जो है दिया या लिया जाता है। तो ये बोरिंग कॉस्ट बता रहा है, कंपाउंडेड एनुअली होगा। डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज्ड और नॉट। ये बताओ कि मशीन को परचेज करे या ना करे। तो ये क्या हो गया, ये एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसीलिए इस पॉइंट का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिसीजन ही देना है और कुछ नहीं। हम लोग का बस पॉइंट का नाम चेंज कर दिया है कि अगर कोई 50,000 इन्वेस्ट करके एक मशीन लेना चाहे, उसे लेना चाहिए या फिर मतलब उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे मशीन से रिटर्न क्या मिलेगा 12,000 पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो हम लोग को डिसीजन देना है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल 38। तो कॉस्ट ऑफ मशीन मतलब आज आज अभी मशीन का कॉस्ट कितना है 50,000। आज अगर खरीदने जाएंगे तो 50,000 देना पड़ेगा। और मशीन से जो बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट बेनिफिट मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है यहाँ पर दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5
5 इयर्स का बेनिफिट मिलेगा। कितना करके मिलेगा वो भी बता दिया है, ठीक है, कितना करके बेनिफिट मिलेगा वो भी बता दिया है। मशीन से हमें रिटर्न मिलेगा 12,000 पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। अब कैसे मिलेगा, ईयर एंड या बिगिनिंग ऑफ ईयर कुछ नहीं बोलने से, हमेशा ईयर एंड, ठीक है। तो Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5, ठीक है। यहाँ पर हो गया 12,000, फिर 12,000 बेनिफिट मिलेगा, फिर 12,000 का बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट का मतलब रिटर्न, मतलब मशीन का बेनिफिट मतलब क्या, मशीन चला के बेच के हमें मशीन से ये रिटर्न मिल सकता है अगर हम लोग 50,000 से मशीन को परचेस करते हैं तो, ठीक है। और ये कौन सा है, ये Y0 है। यहाँ पर हम लोग के पास दो ऑप्शन है, या हम लोग के पास दो ऑप्शन नहीं, सॉरी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर बोल रहा है कि हमें ये मशीन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ लीज का बात नहीं हो रहा है। हम लोग अगर मशीन खरीदेंगे तो हमें 50,000 देना पड़ेगा, कहां पर, यहाँ पर Y0 में देना पड़ेगा। तो हमें कंपेयर करना है Y0 का वैल्यू, मतलब Y0 है, ठीक है। आज अगर मार्केट में जाके परचेस करें तो हमें 50,000 देना पड़ेगा और मशीन से रिटर्न मिलेगा इतना। अब चेक करना पड़ेगा, अगर मेरा रिटर्न जो है, रिटर्न जो मशीन से मिल रहा है वो अगर ग्रेटर देन कॉस्ट है तो मुझे जरूर मशीन को परचेस करना चाहिए, है ना। सोचो, मेरा रिटर्न जो आ रहा है मशीन से वो मेरे 50,000 से अगर ज्यादा होगा तो मुझे एसेट परचेस करना चाहिए। लेकिन मुझे जो रिटर्न मिलेगा बिजनेस से मशीन लगा के वो अगर मेरे कॉस्ट से कम है तो मुझे परचेस नहीं करना चाहिए। सिंपल सा बात है, देखो मुझे परचेस फिर नहीं करना चाहिए, है ना। अब हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, ये जो रिटर्न है ये तो मुझे लगातार 5 साल तक मिलेगा। अब ये 5 साल में मुझे यहाँ भी 12,000, यहाँ भी 12,000, लेकिन ये सब तो मेरा फ्यूचर का इनफ्लो है। फ्यूचर में मुझे ये कैश मिलेगा, ठीक है, रिटर्न मिलेगा। लेकिन आज Y1 में 12,000 का जो परचेसिंग पावर है, Y2 में भी वही परचेसिंग पावर नहीं रहेगा, परचेसिंग पावर कम होता जाएगा, क्योंकि देखो 10% करके टाइम वैल्यू मनी का कंडीशन चल रहा है। तभी तो बोरोइंग कॉस्ट बता रहा है, मतलब मार्केट में ये बोरो करने जाओ 10%, मतलब टाइम वैल्यू मनी पे ये इफेक्ट कर रहा है, परसेंटेज 10%। तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, 12,000 का हमें Y0 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 5 इयर्स तक जो हमें 12,000 करके यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है उसका हम लोग आज का यानी Y0 आज के डेट का हम लोग इसका वैल्यूएशन कर लेंगे, वैल्यूएशन करके कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि Y0 के साथ Y0 कंपेरेबल होता है, Y0 के साथ Y1, Y2। आज का 50,000 ये कभी भी कल के पैसे के साथ हम लोग उसे कंपेयर नहीं कर सकते। आज मेरे पास 1,00,000 रुपए है, 5 साल बाद भी मेरे पास अगर 1,00,000 रुपए रहता है तो दोनों बात एक नहीं होता है। वही चीज तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम वैल्यू मनी में। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर से ये एन्युटी है, क्योंकि देखो सेम अमाउंट जो है हमें रिटर्न में मिल रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है A/I, और क्योंकि हम लोगों ने ईयर एंड माना है तो 1 + I होल टू दी पावर n, ठीक है। तो A कितना हो गया, A हो रहा है हम लोग का 12,000 करके रिटर्न मिलेगा। 10% जो है इफेक्ट होगा, 1/1 + 10% होल टू दी पावर 5, ठीक है। यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट का मतलब क्या है, बोरोइंग कॉस्ट का मतलब बोल रहा है कि मार्केट में 10% चल रहा है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो हर एक बहुत सारे रीजन से होता है ना, वैसे ही तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों दिया जाता है, कोई अपना पैसा सैक्रिफाइस कर रहा है उसके अगेंस्ट में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अगेंस्ट में, बहुत सारा रीजन होता है ना, परचेजिंग पावर। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि 10% करके रेट चल रहा है। अच्छा, अब हम लोग इस तरीके से नहीं कैलकुलेट करके, हम लोग जैसे करते हैं हम वैसे करके दिखा रहे हैं शॉर्टकट में। पीवी इक्वल टू ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, दोनों से ही सेम आंसर आ जाएगा। पीवी ए का मतलब प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 10% रेट का यूज करेंगे 5 इयर्स के लिए। चेक करते हैं कितना होता है, 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.1 हो गया। यहाँ से मेमोरी से हटाएंगे, यहाँ पर डिवाइड इक्वल 1 2 3 4 5, मेमोरी रिकॉल 3.79 ऐसे आ रहा है। 12,000 इंटू 3.7907 ऐसे आ रहा है, इंटू 12,000 कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आ गया प्रेजेंट वैल्यू 45,489.44 आ रहा है। 44 को अगर इग्नोर करते हो तो कर दो, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू, इसमें भी सॉल्व करोगे ना, ये पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे सेम ही आंसर आएगा, 45,489.44
44, ये प्रेजेंट वैल्यू हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया। अच्छा, अगर हम लोग परचेस करते हैं तो ये लगेगा प्राइस, ठीक है, और हम लोग का रिटर्न आएगा मशीन से, ये मतलब 50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करके मशीन खरीद के, अब इन्वेस्टमेंट कैसे करें, मशीन खरीद के 50,000 इन्वेस्ट करके ये रिटर्न मिल रहा है, क्या हमें ये मशीन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, बताओ। अगर तुम लोग का ही बिजनेस हो तो तुम लोग कैसे डिसाइड करोगे, 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न मिलेगा इतना, क्या हमें ये रिटर्न जो है कंपेरेबल हो गया ना, ये y0 का रिटर्न हम लोगों ने निकाल लिया, हमें तो रिटर्न जो है y1 y2 y3 y4 y5 के हिसाब से दिया हुआ था, हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया, ये सारी रिटर्न को हम लोग y0 में ट्रांसफर कर लेते, ये पूरे रिटर्न का वैल्यूएशन हम लोगों ने निकाल लिया है 45,489। अगर नॉर्मली करोगे तो 12,000 इंटू 5 ये 60,000 होगा, लेकिन एक्चुअली रिटर्न 60,000 नहीं है, क्योंकि इस पे 10% करके जो है डिस्काउंट हो रहा है, तो मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के वजह से, तो एक्चुअली रिटर्न है ये वाला, ठीक है। तो अगर रिटर्न इतना मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट 50,000 है, तो क्या हमें मशीन खरीदना चाहिए, बताओ। सब लिखा हुआ ही है, तुम लोग देख के भी बता सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है। और वैसे भी कंसेप्ट से समझो कि अगर हम लोग 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न इतना मिल रहा है, क्या हमें मशीन परचेस करना चाहिए, नहीं। नहीं, ऑब्वियसली नहीं, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का तो लॉस हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, जब पता चल गया कि रिटर्न इतना होगा तो क्यों परचेस करें, नहीं करें। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, मशीन शुड नॉट बी परचेस्ड, मशीन हमें परचेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये देखो इनिशियल कॉस्ट से रिटर्न कम है, देयरफॉर मशीन मस्ट नॉट बी परचेस्ड, कभी परचेज नहीं करना चाहिए, लॉस होगा, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और एक क्वेश्चन है वो भी देख लो, 39। क्या बोला है, ए मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years कॉस्ट 10,000, एक मशीन का यूजफुल लाइफ है 7 years, मशीन 7 years चलेगा और उसका कॉस्ट है 10,000, मतलब आज अगर उस मशीन को परचेस करते हैं तो 10,000 रुपीज एक्सपेंस होगा, वाइल अनदर मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years कॉस्ट 8,000, दूसरे मशीन का जो लाइफ है वो 5 years से कॉस्ट 8,000 है, दो मशीन का बात हो रहा है। द फर्स्ट मशीन सेव लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 1900, अगर मशीन लगा लेते हैं तो देखो लेबर मतलब फिजिकली जो काम करते हैं उनका बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। तो लेबर को रखने का तो एक खर्चा होता है, अगर मशीन लगाएंगे तो कम लेबर रखना पड़ेगा, बोल रहा है कि अगर पहला मशीन लगाते हैं तो लेबर खर्चा 1900 से कम हो जाएगा एनुअली, और दूसरा सेकेंड मशीन लगाते हैं तो उसमें लेबर का एक्सपेंसेस का सेविंग्स होगा 2200 एनुअली, दोनों में ही एनुअली सेविंग्स बता दिया है। डिटरमाइन द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा मशीन हमें खरीदना चाहिए, एज्यूम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10% कंपाउंडेड पर एनम, ये जब बता रहा है ना, ये हमें हमेशा यही बता रहा है कि इंटरेस्ट क्या चल रहा है, ताकि हम लोग टाइम वैल्यू मनी को जो है कंपेयर कर सके, ठीक है। मतलब पैसे का जो परचेसिंग पावर है वो कैसे कम हो रहा है, 10% करके कंपाउंडेड पर एनम, ठीक है। तो हमें कौन सा मशीन लेना चाहिए, वही चीज डिसीजन लेना है, दो मशीन है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है ये इस तरीके से दिया हुआ है, दो मशीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 एग्जाम्पल, एक मशीन 1 है, एक मशीन 2 है, इससे बेनिफिट मिलेगा, अगर मशीन 1 लगाएंगे तो बेनिफिट मिलेगा, मशीन 2 भी लगाएंगे तो एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या है, लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा पहले वाले मशीन पे 1900 पर एनम करके, ठीक है। तो मशीन को खरीद रहे हैं आज, तो इसका कॉस्ट है M1 का 10,000, और इसका जो लाइफ है वो है 7 year, ठीक है। तो बेनिफिट हमें कितना दिन मिलेगा, जितना दिन मशीन रहेगा, यानी 7 years पहले वाले मशीन पे, और बेनिफिट जो है वो 1900 पर एनम करके मिलेगा। तो y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7, ठीक है। 7 साल बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, मशीन लगाएंगे कब, आज y0 में, तो फिर बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा ईयर एंड से, तो 1900, इसके बाद भी 1900, इसके बाद अगेन 1900 1900 करके बेनिफिट मिलता जाएगा, 1900 1900 और
1900, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि हमें मशीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो जो बेनिफिट मिल रहा है उसका हमें आज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकालना पड़ेगा। जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे कि जो बेनिफिट मिल रहा है क्या वो 10,000 से ज्यादा है। अगर 10,000 से ज्यादा है तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10,000 से एक मशीन लगा देंगे। ये बेनिफिट हमें अगर मिल रहा है तो ये तो हमें लगातार 1900 करके 7 इयर्स तक मिल रहा है। लेकिन से आज का 1900 का यहाँ का वैल्यू और 1900 का इसके बाद का वैल्यू सब तो सेम नहीं है, तो सबको कंपेयर करने के लिए एक बेस पे लाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले। तो हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट। तो कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर करके निकल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर करके निकलेगा। तो ए कितना है 1900, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जो हमें इन्फ्लेशन यानी कि इंटरेस्ट रेट बता रखा है 10% कॉमा यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है चेक करते हैं। 10% का मतलब हो गया 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है 1.1। अब यहाँ से मेमोरी से पहले हम हटाएंगे, यहाँ पर डिवाइड डिवाइड इक्वल इक्वल, एक बार 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा है 4.1900 इंटू 4.8684, इतना लगभग आ रहा है। इंटू कर लेते हैं 1900, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। 9249.99 मतलब 9250 बोल सकते हैं। मतलब ये जो बेनिफिट है इसको अगर हम लोग 7 इयर्स के बेनिफिट को अगर जस्ट सारे बेनिफिट को आज की डेट पे कंपेयर करें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट हम लोग का निकल के आ रहा है 9250। बेनिफिट होगा 9250, जबकि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसके लिए। इतना बेनिफिट पाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बेकार है। क्योंकि 10,000 इन्वेस्टमेंट करके अगर मुझे 9250 का बेनिफिट मिलेगा तो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट मशीन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और इसको अगर तुम लोग फॉर्मूले में लिखना चाहते हो तो फॉर्मूले में ऐसे हो जाएगा, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, एन्युटी रेगुलर। क्योंकि एक भी क्वेश्चन में हमें नहीं बोला ईयर एंड में हमें, सॉरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमें कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये एन्युटी रेगुलर मान के करेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा और इसमें भी तुम लोग का वही सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से लिख दिया। तो ये देखो एक तो डिसीजन हो गया कि फर्स्ट मशीन जो है ये हमें नहीं लेना चाहिए। देखते हैं क्या डिसीजन देने बोला है कि सिर्फ डिसीजन दे दो। यहाँ पर बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ cost of machine being 10,000, it cost more by 750, then it saves in terms of labor cost, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर मेरा कितना आया है चेक करते हैं। मेरा आया है 9250 आया है। इनका कितना आया, इनका भी 9250 आया है। कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000, इट कॉस्ट मोर बाय 750। हाँ ये 750 ज्यादा हो रहा है लेबर कॉस्ट से, ठीक है। तो मशीन 1 को परचेज नहीं करना है। देखो तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा वहां टिक कर, तो मशीन 1 को परचेज नहीं करना है। क्यों, एज कॉस्ट इज 10,000 माइनस 9250 यानी 750 मोर देन मशीन कॉस्ट, मोर देन कॉस्ट। कॉस्ट जो मशीन का है उससे जो मतलब कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो रहा है बेनिफिट से, यहाँ देख के पता चल रहा है, ठीक है। वहां लिखना तो नहीं पड़ेगा, तुम लोग को सिर्फ टिक करना पड़ेगा। अब मशीन 2 का देख लेते हैं। मशीन 2 का जो कॉस्ट है, मशीन 2 का कॉस्ट है 8,000, क्वेश्चन में बोल रखा था, ठीक है। और उसका लाइफ है 5 इयर्स, ये भी क्वेश्चन में बोल रखा है, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। ये देखो 5 इयर्स 8,000, 2200 का एनुअल बेनिफिट मिलेगा। ये आज का कॉस्ट है, ये Y0 है, ठीक है। इधर लिख दे, इधर जगह हो जाएगा, ये Y0, Y0। तो यहाँ पर बेनिफिट कब से मिलेगा, परचेज करने के 1 साल बाद से। तो Y3 Y4, तो कितना करके बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा 2200 2200 2200 और 2200।
अब कंपेयर कैसे करें, ये तो y0 का है और ये सब तो y1 y2 y3 y4 का है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ये सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट। अब क्योंकि ये एन्युटी पैटर्न में है, एन्युटी के सारे फीचर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालेंगे, तो फॉर्मूले के बेसिस में लिखते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। अभी तक अगर देखें तो हम लोग नया कुछ नहीं सीख रहे, बस इसका ये एप्लीकेशन की तरह है, डिसीजन वगैरह देना है, बाकी फॉर्मूला एक जैसा है, फॉर्मूला कुछ भी नया नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर आई हो जाएगा, इन्फ्लेशन मतलब टाइम वैल्यू मनी का चेंजेस है 10% करके, 10% पर एनम 4 years। ठीक है, ऐसे करके आंसर निकल जाएगा जो भी आएगा, लेकिन हम लोग जो है अपना शॉर्टकट में करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे PVAF, तो 2200 इंटू 10% कॉमा, ठीक है, चेक करते हैं कितना होगा, 2200 10% कॉमा 4, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 हो गया, डिवाइड डिवाइड इक्वल इक्वल, एक बार यहाँ पहले मेमोरी हटाते हैं, 2 3 4 3.16 एक सेकेंड, कहाँ चला गया? मैम हाँ बोलो, मैम वहाँ 5 होगा ना? कहाँ? ये 5 साल का है? हाँ, नहीं 4 4, की जगह। अच्छा 4 की जगह 5 होगा, हाँ हाँ हाँ, ये 5 है, मैंने 4 लिख दिया, गलत हो जाए, आंसर मैचिंग, 5 साल बोला था ना लाइव, तो 5 हो जाएगा, सही बात है, 5 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, मैंने गलत तो नहीं पढ़ा, नहीं ठीक है 5। इसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको मेमोरी से हटाते हैं, फिर से करना पड़ेगा, नहीं तो कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 1.1 डिवाइड डिवाइड इक्वल इक्वल 1 2 3 4 5, मेमोरी रिकॉल 3.790, हाँ अब ठीक है, 3.790 3.790 ऐसे लिख लेते हैं, इंटू 2200, तो ये हो गया 8339.7, मतलब 8340 भी बोल सकते हैं, इतना ही रखते हैं एक बार। ठीक है, इसमें भी सेम आंसर आएगा, इससे अगर सॉल्व करोगे तो 8339, मतलब ये हम लोगों को रिटर्न मिल जाएगा इतना आज के वैल्यू पे, जबकि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है 8000। क्या सेकेंड मशीन हमें परचेस करना चाहिए, सेकेंड मशीन में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का बेनिफिट हो रहा है 8340 और कॉस्ट लग रहा है 8000, तो ऑब्वियसली हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि 340 का हमें रिटर्न मिल जाएगा, इस इन्वेस्टमेंट में 340 का रिटर्न मिलेगा, लगाए 8000 मिलेगा 8340, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड मशीन इज प्रेफरेबल एज कॉस्ट इज लेस, कॉस्ट मतलब जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कॉस्ट इज लेस देन फ्यूचर बेनिफिट ऑफ फ्यूचर बेनिफिट बाई कितने से 340 रुपीज 340। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 2200 था ना, अच्छा 2200, ये देखो, तो मैंने क्या लिखा लैंग्वेज, मैंने ये लिखा सेकेंड मशीन इज प्रेफरेबल, सेकेंड मशीन हमें अगर खरीदना है तो सेकेंड वाला मशीन खरीदना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है, किससे? फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलने वाला है 2200 करके पर एनम फॉर 5 years। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा, मैंने एक कम लिखा है, इसके हिसाब से मैंने 4 कर दिया, चलो इसको y5 कर लेंगे नीचे और एक लिख के, उससे हमारा फ्यूचर जो बेनिफिट है उससे हमारा कॉस्ट कम हो रहा है, तो बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, कॉस्ट कम है, तो हम लोग चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वही डिसीजन हमें देना है। ठीक है,
तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये लास्ट वाला, ये इसके आगे वाला जो मशीन था फर्स्ट वाला, उस पे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें देखो हम लोग का कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है, रिटर्न कम आ रहा है। ये हो गया हम लोग का 39। अब आ जाएगा बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड पे देखते हैं, देखो बॉन्ड क्या है। बॉन्ड एक्चुअली एक डेप्ट सिक्योरिटीज है इन विच द इशूअर ओज द होल्डर ऑफ द डेप्ट एंड ऑब्लाइज टू रीपे। हम बताते क्या होता है, ठीक है। यहाँ तो बहुत टेक्निकल वर्ड में लिखा हुआ है। बॉन्ड और डिवेंचर, जिसमें मैंने डिवेंचर के बारे में बताया भी था लास्ट दिन। ये देखो बॉन्ड वैल्यूएशन करना है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिवेंचर। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है। कंपनी बॉन्ड इशू कर सकती है, गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करता है, ठीक है। मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, और जो मतलब प्राइवेट नहीं है वो भी कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। कंपनी नॉर्मली क्या करता है, बॉन्ड या फिर मतलब जो कंपनी होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो मतलब गवर्नमेंट हो, ठीक है, कंपनी इशू कर सकता है बॉन्ड, या फिर कंपनी इशू कर सकता है डिवेंचर। बॉन्ड भी इशू कर सकता है, डिवेंचर भी इशू कर सकता है। अच्छा, ये क्या है, ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। डेप्ट मतलब जो इशू कर रहा है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो किसको इशू कर रहा है, पब्लिक को। कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को, जैसे शेयर इशू किया जाता है, ऑफर निकलता है ना, वैसे ही बॉन्ड या डिवेंचर का भी ऑफर निकलता है। और बॉन्ड जो है, बॉन्ड को कैसे इशू किया जाता है, बॉन्ड या डिवेंचर जो भी क्यों ना हो, बॉन्ड या डिवेंचर जो भी बोलो, दोनों ही डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कंपनी को जब लोन का जरूरत होता है तो वो बॉन्ड या डिवेंचर इशू कर सकती है। और ये मैंने लास्ट दिन बताया था, बैंक से नहीं लेके या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से नहीं लेके पब्लिक से क्यों लेगा, क्योंकि पब्लिक को रिटर्न कम देना पड़ता है। पब्लिक क्यों इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों में कर सकता है, देखो अब वो तो पब्लिक के पास ऑप्शन है, करे या ना करे, लेकिन करने से पब्लिक को ये बेनिफिट है कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में पैसा डिपॉजिट करने से जितना अमाउंट नहीं मिलता है, यहाँ पर उससे ज्यादा मिलता है। और ये ऐसा नहीं कि पूरा ही इनसिक्योर है मैटर, ऐसा नहीं है, सिक्योर डिवेंचर बॉन्ड भी इशू होता है। जो गवर्नमेंट का होता है वो तो सिक्योर होता ही है, ठीक है, और सिक्योर्ड भी होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है, वेराइटीज ऑफ होता है, ठीक है। तो जैसे शेयर इशू होता है ना, फेस शेयर इशू होता है, और फेस वैल्यू उसका होता है, ठीक है। वैसे ही बॉन्ड का भी क्या होता है, बॉन्ड का अपना एक फेस वैल्यू होता है, ठीक है। फेस वैल्यू, या जिसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, मतलब हर एक चीज का अपना एक वैल्यू होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। वैसे ही बॉन्ड या डिवेंचर का भी फेस वैल्यू होता है। जब डिवेंचर या बॉन्ड इशू होता है तो उसका फेस वैल्यू बताना पड़ेगा कंपनी को कि कितना फेस वैल्यू है। कहां पर बताएंगे, मतलब एक डॉक्यूमेंट रहता है, वहां लिखा हुआ रहेगा। और कब रिडेम्पशन होगा, लोन है ना, जैसे अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो लोन का तो एक मतलब टर्म होगा कि 20 साल बाद खत्म हो जाएगा लोन, या 10 साल बाद, जितने दिन का लोन ले रहे हैं, तो उसे बोला जाता है रिडेम्पशन, ठीक है। रिडेम्पशन बोला जाता है कि कब ये लोन रिडीम होगा, मतलब कंपनी कब पैसा लौटा देगी, ठीक है। और बता दिया जाता है कूपन रेट। कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको यहाँ पर जो है मतलब इसका लैंग्वेज यूज किया जाता है कूपन रेट, की कितना इंटरेस्ट देगी कंपनी, ठीक है, इस लोन के अगेंस्ट में, जिसका नाम डिवेंचर या बॉन्ड होगा, ठीक है। अब रिडेम्पशन का क्या बताना पड़ता है, रिडेम्पशन का टाइम भी बताना पड़ता है। टाइम का मतलब होता है कि कितने दिन बाद रिडीम होगा। जैसे मैंने अभी अभी बोला ना कि लोन का तो एक टर्म होता है कि 5 साल का लोन है, 10 साल का लोन है, तो रिडेम्पशन का टाइम बताना पड़ेगा कंपनी को कि कितने दिन बाद रिडीम हो जाएगा। और टाइप बताना पड़ेगा, टाइप मतलब कैसे रिडेम्पशन होगा। अब टाइप क्या क्या हो सकता है, मतलब रिडेम्पशन पर वैल्यू पे होगा, बताते हैं क्या होता है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा, या रिडेम्पशन डिस्काउंट पे होगा। लेकिन नॉर्मली डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है, ये जस्ट मैंने लिख दिया, डिस्काउंट नहीं होता है एप्लीकेबल। पर प्रीमियम मतलब अगर कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया है, और मान लो कंपनी 5 साल के लिए इशू किया है, तो 1 2 3 3 साल करते हैं, ठीक है, 3 साल के लिए इशू किया है, तो कंपनी बोल रही है हम इंटरेस्ट दे देंगे 3 साल, हम ईयरली इंटरेस्ट देंगे। ईयरली भी दे सकती है, हाफ ईयरली भी दे सकती है, सेमी एनुअली भी दे सकती, मतलब हाफ ईयरली या सेमी एनुअली एक ही बात है। क्वार्टरली दे सकती है इंटरेस्ट, ठीक है, मंथली दे सकती है, इंटरेस्ट दे देंगे। कंपनी बोल रही है हम इंटरेस्ट दे देंगे। अब इंटरेस्ट का अपना अपना जो है पैटर्न होगा, ये देखो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको पे करने का अपना अपना पैटर्न होगा, जिसपे अभी हम लोगों ने कितना सारा क्वेश्चन किया, सिंपल, कंपाउंड, एन्युटी, ठीक है। तो कंपनी बोल रही है इंटरेस्ट हम दे देंगे, लेकिन हम 100 के बदले 100 ही रिटर्न करेंगे, ठीक है, तो वो होता है पर पे रिडेम्पशन, ठीक है। और अगर कंपनी बोल रही है कि हम 100 रुपए का इंटरेस्ट तो 3 साल तक भरेंगे ही, और 3 साल बाद हमें 110 रुपए रिटर्न देंगे, मतलब प्रिंसिपल का रिटर्न का बात कर रहे हैं हम,
बात समझो कि 100 रुपए लेके 100 रुपए देंगे तो फिर लोन लेके क्या, लोन देके क्या फायदा कंपनी को, बात ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो ये फायदा है, जो इंटरेस्ट का इनकम हो रहा है ये फायदा है। लेकिन कंपनी बोल रही है रिडेम्पशन जो मेन वैल्यू है वो पर पे ही होगा, पर वैल्यू पे, जितने पे मतलब 100 पे अगर इशू हुआ है तो 100 पे ही हम लोग क्या करेंगे, इसे रिडीम करने वाले हैं। और अगर 100 पे इशू हुआ है 110 पे रिडीम करेंगे, उसे बोला जाता है प्रीमियम। लेकिन 100 पे इशू करके अगर हम लोग बोलेंगे, कंपनी अगर बोलेगी कि हम 90 पे रिडीम करेंगे तो पब्लिक मानेगी नहीं। नॉर्मल सा बात है कि इंटरेस्ट जितना भी दो, लेकिन आप मेरा जो मेन प्रिंसिपल है उसका रिटर्न 100 की जगह 90 दे रहे हो तो डिस्काउंट हो रहा है, नॉर्मली डिस्काउंट पे रिडीम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रिडम्पशन का मतलब है फाइनल अमाउंट का रीपे करना, और इन द मीन टाइम इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैसे देना है वो भी कंपनी बता देगी अपने एग्रीमेंट पे कि इंटरेस्ट कैसे पे होगा। इंटरेस्ट कैसे पे हो सकता है, ईयरली पे हो सकता है, 6 मंथ्स के गैप में पे हो सकता है, मंथली पे हो सकता है, ठीक है, क्वार्टरली पे हो सकता है, जैसा क्वेश्चन हमें बोलेगा, ठीक है, क्वार्टरली पे हो सकता है, अलग अलग तरीके से पे हो सकता है। तो ये हमारा बॉन्ड या डिवेंचर का कंसेप्ट जो है छोटा सा मैंने ये बताया कि देखो कंपनी पब्लिक को जो है, ये देखो पब्लिक जो है यहाँ पर सोच रही है कि लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो पब्लिक को ये सारी चीजों को पढ़ के समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या बोल रही है, कि कब रिडीम होगा, कैसे रिडीम होगा, ये सब पब्लिक को पता मतलब होना चाहिए या पता करना चाहिए, या जिनको नॉलेज है वो जरूर इन बातों का पता करेंगे बॉन्ड परचेस करने के पहले। बॉन्ड परचेस करने का मतलब है पब्लिक ने जैसे ही बॉन्ड परचेस किया तो जो इशू प्राइस है उसमें कंपनी ने पब्लिक ने कंपनी से परचेस किया, क्या परचेस किया, बॉन्ड परचेस किया, ठीक है, और बदले में पैसा दिया। परचेस करने से तो कुछ देना पड़ेगा, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दे रहा है पब्लिक कंपनी को पैसा, उसके बदले पब्लिक के पास क्या आ रहा है, कंपनी का बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो उसे कंपनी का बॉन्ड होल्डर या डिबेंचर होल्डर बोला जाता है, जैसे शेयर होल्डर बोला जाता है। और इनको बेनिफिट क्या है, इनको बेनिफिट ये है कि इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हुआ तो वहां भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको ना पहले हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, पहले एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बॉन्ड पे, यहाँ पर मिस्टर एक्स परचेज बॉन्ड फॉर फेस वैल्यू एट द रेट ऑफ 100 ईच। फेस वैल्यू नॉर्मली बॉन्ड का 100 होता है, जैसे शेयर का 10 होता है, ठीक है, फॉर ₹10,000। कूपन रेट 8% per annum, redeem at per for 3 years, ठीक है। देखो बोल रहा है कि मिस्टर एक्स ने एक बॉन्ड परचेस किया है जिसका फेस वैल्यू था 100 और 10,000 रुपीज का बॉन्ड परचेस किया है, यानी इससे ये पता चल रहा है उन्होंने कितने सारे बॉन्ड परचेस किए, नंबर ऑफ बॉन्ड परचेस, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड परचेस। पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कितने सारे बॉन्ड उन्होंने परचेस किए। एक बॉन्ड 100 रुपए का है और उन्होंने 10,000 रुपए का बॉन्ड परचेस किया है, और एक बॉन्ड जो है वो 100 रुपए का है, यानी उन्होंने कितने सारे बॉन्ड परचेस किए, 100 बॉन्ड परचेस किए। नंबर ऑफ बॉन्ड परचेस 100 हो गया, ठीक है, 100 नंबर ऑफ बॉन्ड परचेस। अब इस बॉन्ड पे कंपनी ने बोला 8% पर एनम करके इंटरेस्ट दिया जाएगा ईयरली, और जो रिडेम्पशन होगा वो 3 इयर्स बाद होगा, ठीक है, रिडेम्पशन जो है वो 3 इयर्स बाद होगा। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें इनको सजेशन देना है कि बॉन्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेनिफिट, देखेंगे कि बॉन्ड लेने पे बेनिफिट है कि नहीं। तो बेनिफिट कैसे पता करेंगे, तो बेनिफिट जो है क्योंकि 3 साल का बॉन्ड है तो 3 साल का बेनिफिट हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, Y0 Y1 Y2 Y3, ठीक है। तो ये देखो हम लोग को बॉन्ड लेने के बाद ईयर एंड से अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, सपोज कि ईयर एंड से मिल रहा है, मेरे इस एग्जांपल पे मान लो, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो बॉन्ड का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। देखो बॉन्ड का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका हम फॉर्मूला बताते हैं। देखो जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना वैसे ही होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड इंटू
रेट ऑफ रिटर्न इनटू टाइम। ठीक है, जैसे हम लोग का नॉर्मल अगर हम लोग कहीं पर भी लोन लेने जाते हैं तो क्या होता है, लोन अमाउंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न इनटू टाइम। वैसे ही यहाँ पर लोन अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, लोन अमाउंट क्या है, जितने का लोन उन्होंने कंपनी को दिया है, जितने का बॉन्ड परचेस किया है उनके लिए। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट निकल जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड परचेस मैंने निकाल लिया 100 इंटू फेस वैल्यू यानी 100 यानी 10,000। तो बेसिकली बॉन्ड का जो वैल्यू रहेगा वही, तो बॉन्ड का वैल्यू कितना है 10,000 टोटल, मतलब 100 इंटू 100 करेंगे तो वो 10,000 ही आएगा ना। इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8%, और ये हर बार कितने 1 ईयर मतलब पर ईयर बेसिस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा कितना 800। फिर से 10,000 इंटू 8% और 1 ईयर, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 800। अगेन हम लोग करते हैं 10,000 इंटू 8% इंटू 1 ईयर, यानी इंटरेस्ट मिल जाएगा हम लोग को 800। और थर्ड ईयर के एंड में हमें और एक चीज भी मिलने वाला है, दैट इज हम लोग का प्रिंसिपल। ठीक है, थर्ड ईयर तक ये लोन चलेगा तो कंपनी 10,000 रुपए लौटा देगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला ना 100 के बदले 100 लौटाएगी, 100 के बदले 110 भी हो सकता है, 100 के बदले 90 भी हो सकता है। रिडीमेड पर वैल्यू बोला है, पर वैल्यू का मतलब होता है जितना लिया था उतना ही लौटा देना। तो 10,000 लिया था तो 10,000 कंपनी लौटा देगी। ठीक है, तो अगर हम हैं, ये जो मिस्टर ए है एक्स है, ये अगर इस बॉन्ड को परचेज करते हैं तो इन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, इन्हें 800 करके 3 इयर्स तक का बेनिफिट मिलेगा। ये बन गया हम लोग का एन्युइटी। ठीक है, और ये जो है ये हम लोग का हो गया सिंगल कैश फ्लो, और ये अमाउंट हमें मिलेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, मतलब बॉन्ड परचेज करें या ना करें, वो हम कैसे पता करेंगे, हम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे एन्युइटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, एज वेल एज ये सिंगल कैश फ्लो का भी हमें यहाँ का Y0 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और चेक करना पड़ेगा क्या वो 10,000 से कम हो रहा है कि ज्यादा। अगर ज्यादा हो रहा है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रिटर्न अगर ज्यादा है तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। हम लोग यहाँ पर निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट हम लोग का दो पैटर्न में निकलेगा। एक हो जाएगा एन्युइटी जो हमें इंटरेस्ट के तौर पे मिल रहा है, ये क्या है, ये सब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली, जिसको हम लोग एन्युइटी बोलेंगे क्योंकि इसका जो रिसीव का पैटर्न है वो एन्युइटी को मैच करता है। और एक हमें हम लोगों ने जो पैसा लोन पे दिया था वो ले लेना है। ठीक है, तो ये होता है सिंगल कैश फ्लो, ये एक ही बार मिलेगा, ये नहीं 10,000 मिलता जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, पीवी इक्वल टू ए बाई आई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल रहे हैं। हमेशा एन्युटी रेगुलर जब तक हमें कुछ स्पेसिफिकली ना बताए। तो यहाँ पर ए हो जाएगा 800, आई तो यहाँ रिटर्न बताया होगा यहाँ पर। अच्छा, मैंने खुद दिया है, रिटर्न नहीं बताया तो मान लेते हैं 10%। ठीक है, इसको हम लोग 10% रिटर्न मान के करते हैं। रिटर्न मतलब ये इंटरेस्ट रेट का रिटर्न नहीं है, ये कूपन रेट नहीं है, ये मतलब टाइम वैल्यू मनी का मार्केट में क्या कंडीशन है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रेट। ठीक है, ये डिस्काउंट रेट है, मतलब पैसे कितने से डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट रेट है 10% पर एनम, ये हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं। ठीक है, से मेरा क्वेश्चन पूरा ही एजम्पशन बेस पे ही है। हम बता रहे कि हम लोग ये यहाँ दो रेट मिलेगा, उससे कंफ्यूज मत हो जाओ। एक रहेगा लोन का रेट और दूसरा रहेगा हम लोग का टाइम वैल्यू मनी के लिए रेट। ठीक है, तो वो 10% है, मैंने ये 10% मान के सॉल्व करने का सोचा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% होल टू दी पावर n, n का मतलब ये हमें 3 इयर्स के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 3। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे PVAF करके, ये शॉर्टकट में जल्दी होता है। 800 इंटू, इसमें फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ता है, 10% कॉमा 3, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, चेक करते हैं। कैलकुलेटर, हाँ कैलकुलेटर शो नहीं कर रहा है। ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड डिवाइड इक्वल इक्वल। ठीक है,
अच्छा ये हम लोग का हो गया 3 टाइम्स करना है, मेमोरी से हटा देते हैं जो भी है, 1 2 3 मेमोरी रिकॉल। तो ये हम लोग का आ रहा है 2.48, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 800 इंटू 2.48, ये क्या हो जा रहा है कैलकुलेटर पे, 2.4868, ठीक है, 2.4868 इंटू 4868। फिर भी यहाँ पर दिख रहा है, एक मिनट रुको, क्या स्क्रीन में क्या इश्यू है? तो काम करते थे, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, एक बार बंद कर इसको, फिर से ओपन कर लेंगे। लो इसको तो बंद किया, लेकिन ये फिर भी चले। स्क्रीन बंद कर दिया, फिर भी यहाँ पर क्यों दिख रहे हैं? ये कुछ स्प्लिट हो गया लग रहा है मेरे से, इस वजह से ऐसे दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। यहाँ पर 2.48 इंटू 800, तो ये आ रहा है 1989, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गया हम लोग को, बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू। ये एक बेनिफिट निकला, और एक बेनिफिट देखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और एक बेनिफिट कितना हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सिंगल कैश फ्लो जो है, इसका हमें वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। तो सिंगल कैश फ्लो का हम लोग कैसे निकालें, यहाँ पर निकालते हैं पीछे। ये कैसे अजीब सा देखने में लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। सिंगल कैश फ्लो, ठीक है, इसका हम लोग बेनिफिट देखते हैं। फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा हम लोग को। क्या निकालना पड़ेगा, इसका फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली, फ्यूचर वैल्यू तो हमें पता है। फ्यूचर वैल्यू में 10,000 मिलने वाला है, फ्यूचर में हमें 10,000 मिलेगा 3 इयर्स बाद। उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, कंपाउंडिंग होगा। तो पीवी, और 1 प्लस आई का मतलब 10% होल टू दी पावर n का मतलब 3 इयर्स बाद हम लोगों को हम 10,000 रिटर्न में मिल जाएगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1 होल टू दी पावर 3, चेक करके देखते हैं कितना आता है। 1.1 इंटू 2 3 इंटू 10, सॉरी इंटू 10,000 तो नहीं होगा, 1.1 इंटू 2 3, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1331, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1.331, तो ये हो गया 7513 इतना आ रहा है, ठीक है। 7513.14 ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर सिंगल कैश फ्लो से बेनिफिट हम लोग को मिल रहा है इतना, ये देखो, सिंगल कैश फ्लो से मिल रहा है 7513.14, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, टोटल बेनिफिट ऑफ, टोटल बेनिफिट इन प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 1989.48 ये वाला, ये देखो 1989.48 हटा देते हैं, वहां पॉइंट में मैंने 48 लिखा था वो हटा देते, चलो। और
प्लस ये वाला 7513.14, तो टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1989 प्लस 7513.14, तो ये हो गया 950.2.14, ये हमें टोटल बेनिफिट मिलेगा। और इशू प्राइस कितना है, मतलब परचेस करना पड़ रहा है 10,000 से, ठीक है, और हमें बेनिफिट ये मिलेगा, तो हमें बॉन्ड परचेस नहीं करना चाहिए, मतलब मिस्टर एक्स को बॉन्ड परचेस नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे शुड नॉट परचेस, ठीक है। इस तरीके से वैल्यूएशन किया जाएगा। तो बॉन्ड में दो पैटर्न में होगा, एक एन्युटी रहेगा, एक सिंगल कैश फ्लो रहेगा, ठीक है। तो शुड नॉट परचेस एज इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रिटर्न, इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रिटर्न, मोर देन रिटर्न, जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है वो रिटर्न से ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए इसीलिए हमें बॉन्ड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हम एक काम करते हैं, स्क्रीन को दोबारा से शेयर करके देखते हैं कि वो वाला इशू नहीं जा रहा है, कितना नहीं क्या आ गया। मैंने तो पीडीएफ को ही बंद किया, सोचा उसके वजह से कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये तो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया था, इसके बाद हाँ 40 नंबर क्वेश्चन हमें करना था। हाँ ये देखो, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड में क्वेश्चन नंबर 40 देखो, इसमें बोला है कि एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग ए 3 ईयर 1000 पर वैल्यू बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड खरीदना चाहता है, कि इन्वेस्टर है, कितना, 3 साल के लिए 1000 पर वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, बोल रहा है कि 1000 रुपीज है बॉन्ड का वैल्यू, मतलब परचेस करना है तो 1000 रुपीज से परचेस करना पड़ेगा, रेट है रिटर्न का, मतलब इंटरेस्ट रेट है 10%, एट विच प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ इफ इट मैच्योर्स एट पर एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर्स अ रेट ऑफ रिटर्न 14%, बोल रहा है कि क्या इस इन्वेस्टर को बॉन्ड परचेस करना चाहिए अगर इसका जो मैच्योरिटी होगा वो पर पे होगा, मतलब 1000 के बदले 1000 ही मिलेगा, क्या उसे ये परचेस करना चाहिए, मतलब 1000 पे 3 इयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा, और 1000 के बदले आफ्टर 3 इयर्स 1000 ही मिलेगा, तो क्या उसे बॉन्ड परचेस करना चाहिए, जब हम लोग का जो टाइम वैल्यू मनी का रेट वो 14% चल रहा है, ये हम लोग को कैलकुलेट करके देना है। मतलब सेम कंसेप्ट में होगा, हम लोग यहाँ पर देखेंगे दो तरह का बेनिफिट, एक एन्युटी जो कि इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा, और एक सिंगल कैश फ्लो, और दोनों का हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैलकुलेट करके हम यहाँ पर दिखा देते हैं, सेम कंसेप्ट का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एग्जाम्पल 40। ठीक, चलो एग्जाम्पल 40 यहाँ पर लिखते हैं। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स हमें दो तरीके से मिलेगा, ठीक है, एक एन्युटी और एक सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो, एक एन्युटी और सिंगल कैश फ्लो। तो बेनिफिट्स इसका क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी पे क्या मिलेगा, एन्युटी पे हम लोग को मिलेगा जो है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मिलेगा 10,000, नहीं 10,000 नहीं, यहाँ शायद 1000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 1000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये देखो 1000 इंटू 10% करके इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर के लिए, मतलब 3 इयर्स के लिए ऐसे ही मिलेगा, तो हम यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 300, ठीक है, मतलब पर ईयर 100, ऐसे करके नहीं लिख के हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये 100 फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद ये कब मिलेगा, ये ईयर 1 में मिलेगा। सिमिलर तरीके से इंटरेस्ट ईयर 2 में भी मिलेगा, ऐसे 1000 इंटू 10% इंटू 1, ईयर 2 में मिलेगा, फिर से वही 100, और सिमिलर तरीके से ईयर 3 में भी मिलेगा, ईयर
फ्री में भी मिलेगा, ठीक है। और सिंगल कैश फ्लो में क्या मिलेगा, रिटर्न मिल जाएगा कितना, 1000 का। तो हम लोग को ये सारी चीजों का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देना है, ठीक है। तो चलो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। एन्युटी का जब निकालेंगे तो 1000 इंटू 10, ये 10% इंटरेस्ट रेट है, हम लोगों को इन्फ्लेशन रेट चाहिए, यानी कि 14% जो है परचेसिंग वैल्यू कम हो रहा है पैसे का 14% से, और ये 3 इयर्स के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकाल लेते, देखते कितना होगा यहाँ पर। 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल इक्वल। अच्छा, अब यहाँ मेमोरी से सब हटाते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार। मेमोरी रिकॉल 2.32, ठीक है। 2.3216 इंटू 1000 करके देखते हैं कितना आता है। 2321, ठीक है, 2321 आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू हो गया 2321, ठीक है। अच्छा, ये ना 100 लिखना चाहिए, मैंने 1000 लिख दिया है गलती से। एनुअली तो हमें 100 करके मिल रहा है ना, तो ये 100 होगा, तो ये 100 होगा। तो 100 होने से ये 2.1 हो जाएगा, 2.16 ऐसे आंसर आएगा। प्रेजेंट वैल्यू इसका मिल गया, और ये सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू सिंगल कैश फ्लो का कैसे निकलेगा, 1000 डिवाइडेड बाई 1.14 होल टू दी पावर 3, ठीक है। सेम तरीके से ना, ये देखो यहाँ पर इतना बार तो कर रहे हैं हम लोग, ये देखो ये प्रेजेंट, ये वाला डिवाइडेड बाई ये पूरा नहीं लिख के मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा दिया, ठीक है। सेम चीज है ना। तो यहाँ पर आंसर देखते कितना निकल के आ रहा है। 1.14 इंटू 23, ठीक है। मेमोरी प्लस 1000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल इक्वल टू, तो आंसर आ रहा है 674 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 674.9 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल बेनिफिट निकालते हैं। टोटल बेनिफिट होगा 232, ये पॉइंट हटा देते हैं और 675 कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 7907, ठीक है। तो 907 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा, और उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बॉन्ड खरीदने के लिए 1000 रुपीज। तो अगर मार्केट में, ये तो देखो ये फेस वैल्यू दिया है, अगर इशू प्राइस इससे कम होता है बाय चांस, ठीक है, 1000 से अगर कम में परचेस करने को मिलेगा तभी परचेस करना चाहिए। देखते हैं इन्होंने किस तरीके से आंसर लिखा है। तो ये देखो 907.125, ये हम लोग का बेनिफिट निकल के आया। अब देखो आंसर कैसे, आंसर कुछ दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आंसर नहीं दिया है, हम लोग को क्या देना पड़ेगा कि हमें ये बॉन्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर परचेज वैल्यू इतना होने से तभी लेना चाहिए, ठीक है। ये देखो इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग ए 3 ईयर 1000 पर वैल्यू बॉन्ड। तो ये सोच रहा है कि 1000 पर वैल्यू इंटेंट्स है, मतलब सोच रहा है कि लेना है कि नहीं लेना है। तो इस पे हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो हम लोग आंसर यही देंगे कि अगर ये इनका रिटर्न क्योंकि इतना है, तो यहाँ पर ऐसे आंसर होना चाहिए। देखो लिखना तो नहीं पड़ेगा, वहां पर जो ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से तुम लोग आंसर दोगे। परचेज इफ ओनली परचेज प्राइस इज लेस देन 907.16, ठीक है, और इक्वल होगा तो ले सकते हैं। इक्वल होने से देखो कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगा, और अगर परचेज प्राइस इससे कम होगा तभी लेना चाहिए। अब तुम लोग सोचोगे कि परचेज प्राइस तो क्वेश्चन में हमें बोल रखा है 1000, ये तो इंटेंट टू परचेज है ना, कि 1000 रुपीज का सोच रहे हैं। तो अब ये परचेज कर सकते हैं, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया परचेज कर सकते हैं, लेकिन इस रेट अगर 907 से कम है तो परचेज करना चाहिए, अदरवाइज परचेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का मतलब डिसीजन देने के लिए ऑप्शंस क्या रहेगा, परचेज करें नहीं करें, नन ऑफ दिस, इस तरीके का ऑप्शन रहेगा। अच्छा, ये हम लोग का बॉन्ड वाला हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परपिचुइटी, जिसका क्वेश्चन मैंने तुम लोग को करवाया है, जो कि एक्सरसाइज में था, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने ये अभी कर लिया है, यहाँ पर बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे परपिचुइटी, ठीक है। ये देखो परपिचुइटी का मतलब क्या होता है।
परपिचुइटी का मतलब होता है, परपिचुअल दो वर्ड से बना है, परपिचुअल और एन्युइटी, ये दोनों बातों को मिला के होता है परपिचुइटी। देखो परपिचुअल और एन्युइटी दोनों बातों को अगर हम लोग मिक्स्ड करते हैं तो वर्ड बनता है परपिचुइटी, ठीक है। तो परपिचुइटी और जो एन्युइटी है उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज है, मतलब क्या कॉमन फैक्टर है और क्या नहीं है, ठीक है। देखो एन्युइटी में क्या होता है, हमेशा सेम अमाउंट रिसीव्ड और पेड होता है, ठीक है। और कैसे होता है, रेगुलर फ्लो होता है, रेगुलरली होता है, ठीक है। एन्युइटी का हम फीचर्स बता रहे हैं, और एक पर्टिकुलर पीरियड तक होता है, फाइनाइट पीरियड तक होता है, ठीक है। तो ये परपिचुइटी जो है उसमें एन्युइटी का ये फीचर्स के अलावा बाकी दो फीचर्स अवेलेबल है। इसके बदले यहाँ पर क्या फीचर्स अवेलेबल है, इनफाइनाइट पीरियड, ठीक है। इनफाइनाइट पीरियड मतलब यहाँ पर जो पीरियड है पेमेंट या रिसिप्ट का, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो परपिचुइटी और एन्युइटी में एक ही फर्क है, परपिचुइटी एन्युइटी में एक ही फर्क है, दैट इज ये फाइनाइट पीरियड के लिए होता है, ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। ये सब हम मैंने क्या लिखवाया, एन्युइटी का फीचर्स, ये सारे फीचर्स परपिचुइटी में है सिवाय फाइनाइट पीरियड के, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं एन एन्युइटी दैट continues till infinite period of time is called perpetuity। मतलब एक एन्युइटी का फीचर्स हमें पता है, जो कंटिन्यू करेगा इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसे ही परपिचुइटी बोलेंगे। एन्युइटी परपिचुइटी बिल्कुल सेम है, सिर्फ जिसका टाइम पीरियड में जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। एन्युइटी फाइनाइट पीरियड के लिए होता है, जबकि परपिचुइटी इनफाइनाइट। जैसे लोन तो फाइनाइट पीरियड के लिए होता है, अनलिमिटेड लोन क्या होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वही, और परपिचुइटी में पीरियड सिर्फ इनफाइनाइट होगा और कुछ नहीं। तो परपिचुइटी में देखो हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, परपिचुइटी में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, दो वैल्यू होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड। और जो फ्यूचर वैल्यू है ये कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि फ्यूचर का तो कोई पता ही नहीं है कि कितने दिन ये पैसा हमें जमा करना पड़ेगा, 5 साल 10 साल 20 साल, या फिर पैसा रिसीव होगा। इसीलिए फ्यूचर वैल्यू परपिचुइटी का कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है। क्वेश्चन अगर परपिचुइटी का है तो हमेशा ये प्रेजेंट वैल्यू को ही कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुइटी का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुइटी का फॉर्मूला होता है ए बाई आई, ठीक है। ए बाई आई, जहां पर ए का मतलब होता है एन्युइटी और आई का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, देखो 40 तो हम लोगों ने कर लिया, 41 देखो यहाँ पर बोल रहा है कि रमेश वांट्स टू रिटायर एंड रिसीव 3000 ए मंथ, ठीक है, पर मंथ। एक्चुअली 3000 पर मंथ करके इनको रिसीव होने वाला है रिटायरमेंट के बाद। ही वांट्स टू पास दिस मंथली पेमेंट टू फ्यूचर जनरेशन आफ्टर हिज डेथ। ये चाहते हैं कि इनके बाद इनके फ्यूचर जनरेशन जो भी है इनके घर पे, उनको ये पैसा मिल जाए उनके डेथ के बाद। ही कैन अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। इस पे इनको 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट मिलता है। हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपिचुइटी गोल। अब ये गोल जो है परपिचुइटी है, ठीक है, मतलब परपिचुअल का क्वेश्चन है, मतलब परपिचुइटी का क्वेश्चन है। परपिचुइटी गोल का मतलब ये कितने दिन के लिए सेट असाइड करेंगे वो हमें नहीं पता। 3000 पर मंथ करके मिल रहा है, ये सोच रहे इस पैसे को हटा के रखते जाएंगे ताकि फ्यूचर में इनके घर वालों को वो पैसा मिल जाए इनके डेथ के बाद, और इस पे इनका रिटर्न है 8% पर एनम। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना इनको सेट असाइड करना चाहिए ताकि ये अपने परपिचुइटी गोल को ये अचीव कर पाए, ठीक है। तो अब देखो मैंने पहले ही बता दिया परपिचुइटी का कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं होता है। जब भी परपिचुइटी का क्वेश्चन देगा तो वो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ही देगा, ठीक है। तो ये देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ए हमें दे दिया है 3000 पर मंथ, ये अमाउंट हर मंथ इन्हें मिलेगा रिटायरमेंट होने के बाद। और आई दे दिया है 8% कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली,
ठीक है, हम लोग को निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, क्योंकि परपेचुइटी का ना एक ही फॉर्मूला होता है, इसका कोई दूसरा फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो जब भी परपेचुइटी का क्वेश्चन देगा तो परपेचुइटी प्रेजेंट वैल्यू का ही निकालने बोल रहे हैं। तो ए बाई आई, ए का मतलब है 3000, ठीक है, और ये हम लोग को मंथली मिलेगा पर मंथ, तो इंटरेस्ट को भी हमें पर मंथ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आई हो जाएगा 8% एनुअली मिलेगा, तो पर मंथ कितना मिलेगा डिवाइडेड बाई 12 करने से पता चलेगा। तो चेक करते हैं 8 डिवाइडेड बाई 12 करने से कितना आता है, 0.666 ऐसे आ रहा है, इतना परसेंट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पूरा ही ये ऐसे लिख देते हैं 8%, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00। अच्छा, ये इसका तो परसेंटेज भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये हो गया, ये देखो डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा ना, 8% डिवाइडेड बाई 12 है, मतलब मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, ये देखो यहाँ पर 8% मतलब 8 डिवाइडेड बाई 100 और फिर डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर मिलेगा ये, ठीक है। 0.00666 ऐसे आ रहा है, तो 0.00666 इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ लिखना चाहिए मुझे 0.00666 ऐसे, तो 3000 डिवाइडेड बाई 0.00666 ऐसे करके आएगा। अब डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा, कैसे करें, इसको कर लेते हैं मेमोरी प्लस, यहाँ मेमोरी से हटाते हैं, इसको कर लिया मेमोरी प्लस। अब कितने से डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 3000 से, तो 3000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 4,50,000, देखो 4,50,000 आंसर आ गया। तो मेमोरी में रख के हम लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गया 4,50,000। अगर तुम लोग आधा डेटा लेके करोगे तो राउंड में आंसर नहीं आएगा, पूरा कैलकुलेटर का डेटा लेके करो आंसर आ जाएगा। तो 4,50,000 हम लोग का आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में हम लोग को पूछा था हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुइटी गोल। तो इसका मतलब उन्हें 3 लाख रुपीज का जो है 4,50,000 सेट असाइड करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने परपेचुइटी गोल को अचीव कर पाए। देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखा, यहाँ पर भी सेम तरीके से किया है। इफ ही वांटेड द पेमेंट टू स्टार्ट टुडे ही मस्ट इंक्रीज द साइज। यहाँ पर ना फिर से क्या किया है, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट एन्युटी का अगर हम लोग रेगुलर मानते हैं तो ये आंसर होगा, ठीक है। 4,49,775, क्योंकि मैंने पूरा डेटा लेके किया है इस वजह से मेरा 4,50,000 दिख रहा है। लेकिन अगर ये एन्युटी ड्यू मानेंगे तो फिर इसमें 3,000 और भी ऐड हो जाना चाहिए, ये चीज बताया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे दिया, वो तुम लोग एग्जाम में तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, अगर ये एन्युटी रेगुलर है तो ये आंसर होगा, और एन्युटी ड्यू मान के करेंगे कि जो सेट असाइड कर रहे हैं वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कर रहे हैं या एंड ऑफ द पीरियड। ये जो आंसर निकाला हम लोगों ने, ये निकाला है एन्युटी रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और अगर यही वाला आंसर हम लोग एन्युटी ड्यू बेसिस पे निकालना चाहे तो एन्युटी ड्यू में क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से पैसा जमा हो रहा है तो 4,50,000 और लास्ट पीरियड में 3,000 और भी हो जाएगा, मतलब 4,53,000 सेट असाइड करना पड़ेगा। अब जैसा ऑप्शन रहेगा हम लोग उस तरीके से आंसर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो वही चीज को कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अच्छा, बस इसमें इतना ही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इफ यू वांटेड द पेमेंट टू स्टार्ट टुडे ही मस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द फंड टू हैंडल द फर्स्ट पेमेंट, दिस इज अचीव्ड बाय डिपॉजिटिंग 4,52,775, मतलब यहाँ पर ऐड कर दिया तो 4,52,775 आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये देखो दोनों को ऐड कर दिया, वही बोला है। तो कितना सेट असाइड करना पड़ेगा, वैसे भी परपेचुइटी में ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, इसमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकलता है, तो जो अमाउंट वो जमा कर रहे हैं उसका हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। ये हो गया 4,50,000। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ परपेचुइटी, ग्रोइंग परपेचुइटी, देखो ग्रोइंग परपेचुइटी ये क्या होता है, ग्रोइंग परपेचुइटी क्या होता है, देखो ए स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, a stream of cash flows that grows at constant rate forever, ठीक है।
कैश फ्लो जो कि लगातार ग्रो करते जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग परपीचुइटी। कैश फ्लो जो लगातार ग्रो होते जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे एक कांस्टेंट रेट पे, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे ग्रोइंग परपीचुइटी। अभी देखते हैं कैसा एग्जांपल होगा, पहले लिख लेते, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपीचुइटी, पीवीजीपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपीचुइटी, ये होता है ए डिवाइडेड बाई आई माइनस जी। जैसे परपीचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई आई, परपीचुइटी वही रहेगा लेकिन यहाँ ग्रोथ का इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया इसमें ए का मतलब एन्युटी है पहले के तरह ही, ठीक है, और आई का मतलब हो जाएगा इंटरेस्ट रेट जो कि पहले भी हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, जी का मतलब हो जाएगा ग्रोथ रेट। बस सेम चीज है यहाँ पर, पैसा एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो होगा, ठीक है, कांस्टेंट रेट पे ग्रो होगा। तो एक्चुअली जो ग्रोइंग परपीचुइटी है उस पे तीन कंसेप्ट आ जाता है। एक तो पैसा हम लोग का क्या होगा, ग्रोइंग होगा, ठीक है, और जो डिपॉजिट है या रिसीव है वो परपीचुअल होगा, मतलब जिसका कोई लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं है, अनलिमिटेड है, और एन्युटी पैटर्न में होगा। ये तीनों चीज को मिला के होता है ग्रोइंग परपीचुइटी, ठीक है। ग्रोइंग कैसे होगा, ग्रो कैसे होगा, ग्रो हमेशा होगा, ग्रो हमेशा होगा एट द रेट ऑफ सेम, ठीक है, या फिर कांस्टेंट रेट पे, ऐसे लिख दो, ग्रो एट कांस्टेंट रेट, मतलब रेट चेंज नहीं होगा, ग्रो होने का रेट चेंज नहीं होगा, ठीक है, अभी क्वेश्चन करने से पता चलेगा। और परपिचुअल का मतलब इसमें एन्युटी के तरह ही सारा फीचर्स रहेगा, बस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और एन्युटी का मतलब क्या है, एन्युटी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो, एन्युटी का मतलब हम लोग को क्या पता है, एन्युटी का मतलब होता है सेम अमाउंट रिसिप्ट और पेड होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है और फाइनाइट होता है। अब क्योंकि इसमें परपीचुइटी का भी इंपैक्ट है तो फाइनाइट पॉइंट हट जाएगा, रेगुलर पॉइंट रहेगा और सेम अमाउंट भी हट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैसा सेम नहीं रहेगा, ग्रो करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब अमाउंट चेंज होगा, ग्रो करेगा मतलब अमाउंट चेंज होगा, इसीलिए सेम अमाउंट वाला कंसेप्ट भी यहाँ से हट जाएगा। मतलब यहाँ पर तीनों चीज का एक मिक्सड अप होगा ग्रोइंग परपीचुइटी में, ठीक है। अमाउंट ग्रोइंग होगा इस वजह से सेम नहीं रहेगा, परपीचुइटी इसी वजह से फाइनाइट नहीं होगा, लेकिन रेगुलर फ्लो होगा, ठीक है, रेगुलर इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी है वो होगा। अच्छा, अब देखो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 42, यहाँ पर देखो बोल रहा है कि एज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट 7% पर एनम यानी कि आई, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 50 यानी कि ए, ग्रोइंग एट 5% मतलब जी, एनुअली हर साल अगर 50 रुपीज करके मिल रहा है जो कि ग्रो करेगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फॉर एवर यानी कि परपीचुइटी, फॉर एवर यानी परपीचुइटी बता रहा है। तो हम लोग को ये बोल रहा है कि कितना हमें जो है पे कर, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव, कितना आज पे करना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, आज हमें कितना पे करना पड़ेगा ताकि हमें फ्यूचर में 50 रुपीज करके एनुअली मिले और जो अमाउंट 5% करके ग्रो करेगा, फॉर एवर मतलब परपीचुइटी, मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, कब तक हमें ये रिसीव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रोइंग परपीचुइटी का बात हो रहा है। तो ये देखो एग्जाम्पल 42 यहाँ पर दिखाते कैसे हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपीचुइटी, क्योंकि परपीचुइटी का हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होता है, तो ए डिवाइडेड बाई आई माइनस जी हो जाएगा। तो एनुइटी कितना है, 50 रुपीज करके हमें मिलेगा, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट है 7%, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, इंटरेस्ट रेट 7% और ग्रोइंग रेट है 5%, तो यहाँ पर लिखेंगे 5% फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाई 2%, तो ये हो जाएगा 2% से डिवाइड करने से ₹2500, ठीक है, ₹2500। ये देखो यहाँ पर आर लिखा है, मैंने ए लिखा है, कैश फ्लो स्ट्रीम मतलब 50 रुपीज करके मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा इस पे 7% पर एनम करके, ठीक है, डिस्काउंट रेट है 7% पर एनम और जो ग्रोथ रेट है वो है 0.5%, ठीक है, तो इस हिसाब से मिलेगा। बस ये थोड़ा थोड़ा ही पता करना है, इस पे ज्यादा डिटेल्स में हमें जाना भी नहीं है क्योंकि इससे काफी कम क्वेश्चन होता है। परपीचुइटी का इतना ही याद रखो, जब भी कोई परपीचुइटी का क्वेश्चन देगा वो प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, फ्यूचर वैल्यू निकाल ही नहीं सकता है क्योंकि टाइम लिमिटेशन है ही नहीं, ठीक है। तो अगर सिर्फ परपीचुइटी ए बाई आई, अगर ग्रोइंग परपीचुइटी ए बाई आई माइनस जी, बस, और इसमें हमें ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है, अभी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ही निकाल रहे थे, स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन कर रहे थे सारे प्रेजेंट वैल्यू
वैल्यू को, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को एनपीवी बोलते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जितना होगा माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मतलब नाम चेंज कर दिया है, बात वही है कि हम लोग बॉन्ड खरीदे या ना खरीदे। तो बॉन्ड खरीदते हैं, कैसे चेक करते हैं कि हमारा प्रेजेंट कैश इनफ्लो जो हो रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा बॉन्ड में कि कैश इनफ्लो जो होगा हमें इंटरेस्ट मिलेगा और 1000 मिल जाएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू। फिर उससे ये चेक करेंगे कि हम लोग आज कितना इन्वेस्ट करें। या मशीन का भी देख लो, मशीन का हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, मशीन के केस में हम लोग चेक कर रहे हैं कि मशीन से हमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। ये कैश इनफ्लो होगा, ये कैश आउटफ्लो होगा, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो हम लोग नेट करके देख रहे हैं ना, यहाँ नेट करके ही तो देखा 750 कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब हमें मशीन नहीं खरीदना चाहिए था, मशीन 1, जबकि यहाँ पर हमारा कॉस्ट कम हो रहा है तो हमें मशीन 2 खरीदना चाहिए था। तो वही चीज यहाँ पर नाम बस अलग कर दिया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। नाम दिया है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करने से हमें ये डिटेल्स मिलेगा। अच्छा, इस अब देखो एनपीवी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए प्रपोजल, और अगर एनपीवी लेस देन 0 है तो हमें रिजेक्ट करना चाहिए, रिजेक्ट, ठीक है। वही चीज हम लोगों ने वहां भी सीखा था। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर पूछा है तो चेक करके देखते हैं। ये 42 हो गया यहाँ पर, 42 के बाद एनपीवी रिलेटेड, हाँ एक क्वेश्चन है 43, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो 43 में क्या बोला है, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ए प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का डिफरेंस, ठीक है। विद ए नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख, नेट इन्वेस्टमेंट होने वाला है 1 लाख, एंड नेट कैश फ्लो ईयर 1 इज 55, फॉर ईयर 2 80,000, फॉर ईयर 3 15,000। 3 इयर्स का हमें कैश इनफ्लो दिया है और फर्स्ट ईयर का हमारा इन्वेस्टमेंट यानी कैश आउटफ्लो दिया है। फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, ठीक है। समझाते हैं, देखो यहाँ पर पहले लिखेंगे कैश आउटफ्लो। अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट को लेते हैं तो हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जितना इन्वेस्टमेंट होगा वही हम लोग का आउटफ्लो है। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट है हम लोग का Y0 में 1 लाख का, और कैश इनफ्लो कितना है, कैश इनफ्लो हमें 3 इयर्स का दिया है। इनफ्लो कब से स्टार्ट होगा, Y0 में तो कुछ नहीं मिलेगा, Y1 Y2 और Y3, ठीक है। और Y1 में कितना मिलेगा, क्वेश्चन में बताए 55, 80 और 15, इस तरीके से मिलेगा 55, 80 और 15, ठीक है। तो 1 लाख इन्वेस्ट करके ये रिटर्न मिलेगा, तो कंपेरेबल नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, ये एन्युटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एन्युटी नहीं है, तो एन्युटी नहीं है तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है ऐसे करके, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n करके, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है, ये सब क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, ये सब का टोटल करना पड़ेगा ना, हमें ये सब का टोटल करके यहाँ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर तो फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहे तो फॉर्मूला हम लोग का कैसे बनेगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ठीक है। तो पहला फ्यूचर वैल्यू 55,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि अगर हम लोग जो है इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको अगर कहीं ये 1 लाख से अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट नहीं लेके कहीं इन्वेस्ट करते तो उस पे हमें 10% का रिटर्न मिलता, ठीक है। तो वही 10% के रिटर्न से ही हम लोग इसे कंपेयर करेंगे, मतलब वही टाइम वैल्यू मनी के लिए बोला है, लैंग्वेज अलग है क्योंकि ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्ड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब 100 का 110 मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो 10% करके इन्फ्लेशन चल रहा है, तो 55,000 का प्रेजेंट वैल्यू, 80,000 का प्रेजेंट वैल्यू, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, ठीक है। ये एन्युटी नहीं है कि हम लोग एन्युटी के तौर पे इसे कर दे, क्योंकि इसमें सेम अमाउंट ऑफ कैश फ्लो हमें नहीं मिल रहा है, तभी तो हम लोग सिंगल कैश फ्लो की तरह करेंगे। अच्छा, अब इस पे हमें टाइम पीरियड भी तो लगाना पड़ेगा, एन का वैल्यू भी तो ढूंढना पड़ेगा। तो ये 3 इयर्स के लिए, ठीक है,
क्योंकि ये 55,000 जो है 3 इयर्स के लिए हो रहा है, ये 2 इयर्स के लिए और ये 1 ईयर के लिए, ठीक है। ये 1 ईयर के लिए हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर उल्टा लिख दिया, एक मिनट। इसका प्रेजेंट वैल्यू 1 ईयर का निकलेगा ना, मैंने तो उल्टा लिख दिया। ये देखो इसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग 1 ईयर का निकालेंगे, ये वाला ये 1 ईयर का निकलेगा, ये 2 ईयर बाद मिल रहा है तो 2 इयर्स इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, ये 3 इयर्स बाद निकल रहा है तो ये जो फ्यूचर वैल्यू हमें मिलेगा इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 3 इयर्स का डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना अमाउंट निकल के आता है। तो यहाँ पर 1.1 इंटू, ये एक ही बार होगा तो 55,000 डिवाइडेड बाई 1.1, पहला वाला हो जाएगा 55,000 डिवाइडेड बाई 1.1, ये देखो 55,000 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, 55,000 कैसे है? 55,000 डिवाइडेड बाई 1.1, 50,000 आएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 50,000, लिख लेते हैं। अच्छा ये कितना आएगा? 80,000 डिवाइडेड बाई 1.1 का 10%, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, 1.1 इंटू इक्वल टू 2 टाइम्स हो गया, मेमोरी से हटा देते हैं। अब 80,000 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 66,115, 66,115 और ये वाला 1.1 यहां से पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। 1.1 इंटू 2 3, अच्छा इसको रखेंगे मेमोरी में। 15,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ये आ जाएगा 11,269, ठीक है। लिख लेते हैं 11,269, हम इसे राउंड में 70 कर देते हैं और इसका टोटल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल निकालेंगे 50,000 प्लस 11,270 प्लस 66,115, 1,27,385, 1,27,385, ये हम लोग का हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट। अब हमें प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं लेना है, हमें नेट करना पड़ेगा। ये कैश आउटफ्लो है तो हम लोग एनपीवी निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? 1,27,385, ये क्या है? ये हम लोग का इनफ्लो, ये देखो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करना है तभी पता चलेगा। तो आउटफ्लो 1 लाख इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लेना चाहिए क्योंकि हमें बेनिफिट है 27,386 का, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। सेम कंसेप्ट है, बस नेट प्रेजेंट वैल्यू करके हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर और एक दो पॉइंट है, लिखवा देते हैं। रियल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा और इसमें कुछ है नहीं कि इसको हम आगे से एक्सटेंड नहीं करना चाहते, और ठीक है। एक हम लोग लिखेंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पर द रियल interest rate is named so to show what a lender on investor receive in returns after inflation is factored in, ठीक है। क्या है बता रहे, रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि रियल इंटरेस्ट रेट, इस तरीके का नाम क्यों सोचा गया है? द रियल इंटरेस्ट रेट इज नेम्ड सो टू शो, ये दिखाने के लिए व्हाट ए लेंडर, मतलब जो उधार दे रहे हैं, ऑन इन्वेस्टर और इन्वेस्टर, ठीक है, और इन्वेस्टर जो उधार दे रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसीव इन रिटर्न, रिटर्न में उन्हें क्या मिल रहा है? इन्फ्लेशन को फैक्टराइज करने के बाद, मतलब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देने के बाद, ठीक है। बहुत ही आसान सा चीज है, देखो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा।
रियल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखो, रियल रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो इन्वेस्टमेंट एज ए रिटर्न हमें मिल रहा है उससे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, बस और कुछ नहीं। तो जो रिटर्न मिल रहा है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो मिलेगा उससे हम लोग को माइनस कर देना है क्या, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और कुछ नहीं, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कर लेना है माइनस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस पे देखो, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखवा देते हैं। इस पे ना क्वेश्चन है नहीं, लेकिन ये टॉपिक दिया है। ये देखो 43 किया नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न पे, यहाँ पर देखो कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, और CAGR पे बस एक क्वेश्चन दिया है, तो उसके बाद नहीं दिया, इसलिए हम एक क्वेश्चन लिखवा देते। ये एग्जाम में भी आया था, ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज, द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ is 17% and inflation is 9% for the 5 years, ठीक है। 5 years तक ये चल रहा है। 5 years किसी एक इन्वेस्टमेंट में नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मिला है 17%, इन्फ्लेशन है 9%। लेट पी बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको तुम लोग बोलते हो GDP। अगर P हम लोगों का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, P बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, then the projected real GDP after 6 year is, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था और ऑप्शन ऐसा था 1.587p, ऑप्शन बी 1.921p, ऑप्शन सी 1.403p और ऑप्शन डी 2.51p, ठीक है। तो देखो हम लोग को जब भी इन्फ्लेशन रियल रेट बोल रहा है, नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ 17%, इन्फ्लेशन 9%, जब भी ये चीज बोल रहा है तो हमें रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न 17%, इन्फ्लेशन को उससे एडजस्ट कर देना है 9%, तो इन्फ्लेशन को कर दिया एडजस्ट, तो ये आ गया 8%, ठीक है, 8% आ गया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो यहाँ पर बोल रहा है P अगर एक हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो एट द प्रेजेंट ईयर, देन प्रोजेक्टेड रियल GDP आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर्स बाद प्रोजेक्टेड रियल GDP कितना होगा, तो रियल GDP आफ्टर 6 ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि 6 इयर्स बाद इसका वैल्यू क्या होगा, P जो इनिशियल P जो GDP है उसका वैल्यू कितना होगा। तो I कितना निकल के आया 8%, 8% बेसिस पे हमें करना पड़ेगा। 6 इयर्स बाद पूछा है तो यहाँ पर होल टू दी पावर 6 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 into 2 3 sorry 8 divided by 100 plus 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1.586 ऐसे आ रहा है, 1.586 P इंटू 1.586। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन था कि नहीं, ये रहा 1.586 है। 6 के बाद कुछ ज्यादा पॉइंट है तो इसीलिए 7 कर दिया है शायद उन्होंने, 6 8 है तो हम लोग भी 7 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये कौन से ईयर में आया था मुझे तो उतना याद नहीं है, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ अगर 17% है, इन्फ्लेशन जब भी इन्फ्लेशन बोलेगा रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा। ये 5 इयर्स का दिया है, बोल रहे P अगर एक GDP है और उसका प्रेजेंट ईयर जो है अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, तो देन द प्रोजेक्टेड रियल GDP आफ्टर 6 ईयर, 6 इयर्स बाद रियल GDP कितना होगा, ठीक है। तो ग्रोथ रेट के हिसाब से कर दिया हम लोगों ने। और लास्ट पॉइंट जो है CAGR, CAGR का मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यही लास्ट है, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अच्छा, एक एग्जांपल से समझाते हैं, P अगर 100 है और A अगर 210 है, N अगर 3 है, तो I
कितना होगा, ये अगर हमें पूछा जाए कंपाउंडिंग रेट पे तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n करके निकाल लेंगे। ये 210 है, ये 100 है, ये एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ठीक है। आई नहीं पता, ये मैंने 3 लिख दिया। अच्छा अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 210 बाई 100 और ये हो गया 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3, तो ये डिवाइड करने से आएगा 2.1, 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 प्लस आई होल टू दी पावर 3 इक्वल टू 2.1, ठीक है। तो 1 प्लस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.1 होल टू दी पावर 1/3, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो डर्टी पावर मैंने तुम लोग को सिखाया था उसके हिसाब से पहले क्या करना पड़ेगा, 12 टाइम्स रूट करना पड़ेगा, किसका, 2.1 का, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1, फिर डिवाइड करना पड़ेगा पावर से, डिवाइड बाई 1/3, ठीक है। और ऐड करना पड़ेगा 1, ये मैंने सिखाया था, फिर इंटू इक्वल टू करके करना पड़ेगा 12 टाइम्स, ठीक है। अभी हम और नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट बता दे रहे हैं कि कितना आएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं डर्टी पावर से तो हम लोग का आंसर आएगा कुछ ऐसा, यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस आई इक्वल टू आ जाएगा 2.1 का सोल्यूशन करने से 1.2805, तो आई इक्वल टू 1.2805 माइनस 1 यानी कि 0.2805, और इसको अगर परसेंटेज लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.2805 इंटू 100 यानी 28.05% आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने इतना जल्दी इसीलिए बोल दिया क्योंकि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब कुछ नहीं, कंपाउंडिंग करके जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब कंपाउंडिंग क्वेश्चन तो हम लोगों ने काफी सारा किया है, जहां पर आई हम लोगों ने फाइंड आउट किया है वहां हम लोगों ने CAGR को ही कैलकुलेट किया है, अगेन कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर हमें कैलकुलेट करने बोलेगा तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर बेसिकली ये चीज तुम लोग को याद रखना है कि डर्टी पावर को कैसे सॉल्व करना है, नहीं तो यहाँ पर आके अटक जाओगे कि कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये हम लोग का सेम चीज है, ये कुछ है ही नहीं नया, ठीक है। इसीलिए इस पे ना कुछ क्वेश्चंस भी इन्होंने दे नहीं रखा है, लेकिन पॉइंट का नाम अलग से बता रखा है। मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब 100 रुपीज, ये देखो ये एग्जांपल जो था वो 120 हुआ, 160 हुआ, 210 हुआ, मतलब 100 से जो 210 हुआ उस पे कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ ये हमें पूछा जा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। इसी क्वेश्चन को मैंने करवा दिया, देखो 100 से 210 हुआ कितने साल में, 3 साल में। ये देखो 100 से 120 हुआ तो कितना ऐड हुआ, +20 1 साल, फिर यहां से यहाँ कितना हो गया +40 2 साल, फिर यहां से यहाँ प्लस यहाँ पर 50, तो ये कितना हो जाएगा 3 साल, 3 साल में हुआ। हमें ग्रोथ रेट पता करना है यानी आई पता करना है, तो नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सेम चीज हो गया CAGR। तो अगर हम लोग इस पे देखें जो भी आज हम लोगों ने किया, देखो थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा लिया है क्योंकि और इसको बाकी रख के फायदा नहीं था, वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो नया सीखा, लीज का सीखा, वो तो देखो एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें भी वही, बॉन्ड वैल्यूएशन में भी वही है, लेकिन बॉन्ड इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि उसमें दो तरीके का कैश फ्लो आ रहा है, एन्युटी भी आ रहा है, सिंगल कैश फ्लो। परपिचुइटी का जो फॉर्मूला है, परपिचुइटी और ग्रोइंग परपिचुइटी, इस पे थोड़ा कंसेप्ट था वो मैंने बता दिया। CAGR आज अभी लास्ट में क्या एक ही बात है, रियल रेट ऑफ रिटर्न में इन्फ्लेशन एडजस्ट करना है, एनपीवी तो ये सब के तरह ही है, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालना है, बस और कुछ नहीं। तो एक बार तुम लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।